समय के साथ बदलना पड़ेगा। आदमी रोटी खाता था, रोटी खाने की बजाय गू खाना शुरू कर देगा क्या? इसीलिए आपके गांव से निकला हुआ कोई डीसी, कोई डॉक्टर, कोई एसडीएम, कोई पटवारी, सब हरामखोर बने हुए हैं। एक भी आदमी समाज के लिए काम नहीं कर रहा, क्योंकि किसी ने भी किसी बनने देंगी पार्टियों से, सरकारों से आपस वाली व्यवस्था नहीं बनने देंगे ये। इसके लिए तो आपको अपनी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, और उसके लिए व्यवस्था बनाने के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। और जो हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा, जो हमें हमारी व्यवस्था बनाने में रुकावट पैदा करेगा, वो दुश्मन है हमारे बच्चों का। और हम अपने दुश्मन के साथ क्या करते हैं ये भारतवासियों को बताने की जरूरत नहीं है। उनको कुचल देना पड़ेगा हमको, कि जो भी सामने आ जाएगा। 3 महीने हो गए मेरे बच्चे ने मां को मां कहे। तो बोलता है बेटा 9th क्लास में पढ़ता है और पिस्टल लेके आया कट्टा। बच्चे हमसे टूट चुके। बच्चा कहता आई हेट माई फादर, क्योंकि हम समझा रहे हैं, कब से समझा रहे हैं। देखो ना, मैं 45 साल का हो गया यार, मेरे घर वाले मुझे आज तक समझा रहे हैं। मां बाप उस दिन मर जाता है जिस दिन उसका बच्चा पैदा होता है। अब मेरे को कभी समझ में नहीं आया, और आपको आया हो तो बता दो, किसी का आया हो तो बता दो। किसी को अपनी पत्नी की बात आई हो, किसी को अपने बच्चे की बात आई हो, किसी को अपने पति की आई हो, किसी को किसी की भी बात समझ में आई हो, आज तक बता दो। किसी को नहीं आई भाई, नहीं आने वाली भी नहीं है। उसका रीजन, अपने बच्चे को कहे कि भाई जमीन में कुछ नहीं रखा। गांव में रहते हुए, गांव में रहने वाला आदमी जब अपनी औलाद को कहे कि बेटा गांव में कुछ नहीं रखा, जब कोई नौकरी पे, जिस नौकरी पर कोई पर्सन है, उसका बच्चा जब बोले मुझे भी बड़ा होकर आपके जैसा ही बनना है, और बाप कहे कि नहीं तुमने ये वाला काम नहीं करना जिसमें मैं फंसा हुआ हूं, तुमको कुछ और करना है, तो फिर वो बच्चे के दिमाग में एक थॉट जाता है जो आपको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। मैं आपको बता रहा हूं, ये क्रिस्टल क्लियर है कि ये अपने आप जाता है। सामने से कोई आदमी आ जाए, उसने आपको कुछ भी नहीं बोला था, लेकिन शक्ल देखते ही आपकी त्योड़ियां चढ़ जाती हैं, गुस्सा आ जाता है, क्या सवेरे सवेरे शक्ल देख ली, उसने कुछ कहा ही नहीं था। फिर क्यों? इसका मतलब यह हुआ कि कुछ आपके दिमाग में पीछे चलता है, जो किसी को देख करके तय होता है। किसी को देखने के बाद आपके अंदर अच्छे भाव आते हैं कि यार ये अच्छा आदमी है, ये ठीक है, कुछ कहा नहीं, उसने आपके लिए कुछ किया नहीं, फिर भी अच्छे भाव क्यों आए? इसका मतलब पीछे कुछ है जो चल रहा है। अर्थात जब आप अपने बच्चे को कुछ ऐसी बात कहते हो जो आप अंदर से महसूस नहीं करते हो, जो आप महसूस नहीं करते हो, यकीन मानिए आपका बच्चा उसी मोमेंट एक स्टेप आपसे दूर जा रहा है, एक मोमेंट दूर जा रहा है। जिस पर आप पूरा यकीन करते हो, केवल वो बात अगर अपने बच्चे को बोलोगे, और उस जिंदगी को अगर आप जी रहे हो, केवल और केवल तब आपका बच्चा आपसे जुड़ा रह सकता है। इसके अलावा बच्चे से जुड़ने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब आपने देख लीजिए, आप पूरे दिन में कितनी बार उसको सिर्फ समझाने मात्र के लिए, अपने से अपने को बचाने के लिए, या उसको किसी पोजीशन पर लेकर जाने के लिए, कितनी बार आप ऐसी बातें बोलते हैं जो आप खुद भरोसा नहीं होता जिनके ऊपर, जो आप खुद यकीन नहीं करते जिनके ऊपर, जो आपको लगता है कि हो सकता है ये 100% ट्रू नहीं है। यही कारण है कि बच्चा डिसाइड कर लेता है कि मुझे इस आदमी की बात कितनी माननी है। जैसे किसी बच्चे के बारे में यदि कोई बात कहे, कोई मेरे पास कोई पेरेंट आ गए और वो कहे जी मेरा बच्चा बहुत बदतमीज है, तो मैं सबसे पहले उससे ये पूछता हूं क्या ये सबसे बदतमीजी करता है? सबसे मतलब अपने टीचर से भी, हेडमास्टर से भी, पापा से भी, मम्मी से भी, दादा से भी, दादी से भी, मतलब जितने आसपास लोग हैं, क्या ये सबसे बदतमीजी करता है? वो बताती है नहीं, ये सिर्फ इन लोगों से करता है, या फिर ये सिर्फ मेरे साथ करता है, या फिर ये सिर्फ वहां करता है। इसका मतलब बच्चे में प्रॉब्लम नहीं है। क्यों जी? इसका अर्थ ये हुआ ना, क्योंकि यदि वो बदतमीज होगा तो वो हर जगह होगा। लोहा है मेरे हाथ में, लोहे की छड़,
आग में रखो, रेत में रखो, पानी में रखो, लोहा अपनी नेचर नहीं बदलेगा। नहीं बदलेगा ना। ऐसा थोड़ी होगा कि आग में नरम हो जाएगा, पानी में गर्म हो जाएगा या अलग हो जाएगा। अर्थात हम उस बच्चे को समझने में कहीं ना कहीं नाकाम हुए हैं। और सारी प्रॉब्लम की जड़ पिछले 22-23 साल जो लोगों से बातें की हैं, जितना उनके साथ मगजमारी की है, जितनी लोगों की काउंसलिंग्स की हैं और उनके जो रिजल्ट आए हैं, उनकी फाइंडिंग्स ये कहती हैं कि सारी प्रॉब्लम समझाने में है, समझाने में, और उसका सलूशन समझने में है। बात खत्म। अगर आपको अपने लाइफ पार्टनर की, अपने बच्चे की, अपने मां बाप की, अपने रिश्तेदारों की, अपने भाई बहन की, अपने स्टूडेंट्स की टीचर होते हुए यदि आपको बात समझ आ गई, यदि आपको वो समझ आ गया, तो फिर आपको कुछ और बताने की जरूरत नहीं है। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि मैं अगर इसको, इस ऑब्जेक्ट को यहां पर ये रखा है, ये कागज का टुकड़ा है, मैं इसे यहां से अगर मैं छोड़ दूं तो ये टूट जाएगा क्या? टूट जाएगा क्या? अरे बताइए ना, टूटेगा क्या ये? और अगर ये कांच का टुकड़ा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये छोटा टुकड़ा नहीं टूटेगा, बड़ा टुकड़ा टूटने के चांस ज्यादा हैं। पतला होगा तो चांस ज्यादा है, मोटा होगा तो चांस कम है। यानी उस टुकड़े को देखते ही आप समझ जाओगे कि इसका मैं क्या यूज कर सकता हूं। आप जब कोई गाड़ी चलाते हैं, उसमें कांच की भी जरूरत है, लोहे की भी जरूरत है, रबड़ की भी जरूरत है, प्लास्टिक की भी जरूरत है, आपको लेदर भी चाहिए, उसमें कुशन भी चाहिए, आपको सब काम करने के लिए चाहिए। आप केवल लोहे को अच्छा कैसे कह सकते हो? आप केवल कांच को अच्छा कैसे कह सकते हो? आप केवल चमकने वाली चीज को अच्छा कह सकते हो? मैं तो यहां तक कहूंगा कि पूरी गाड़ी एकदम फिट है, सारा कुछ बढ़िया है, चाहे गाड़ी की कीमत 50 करोड़ रुपया हुआ, लेकिन अगर उसके टायर में वो 10 पैसे वाली वॉल नहीं हुई तो नहीं चल पाएगी। नहीं ना? इसका अर्थ यह हुआ कि ये समाज रूपी जो गाड़ी है, इसमें सब लोहा नहीं चाहिए भाई, सब कागज नहीं चाहिए, सब कांच नहीं चाहिए, सब लकड़ी नहीं चाहिए, हमको सब चाहिए। और प्रकृति ने ऐसा इंतजाम किया हुआ है कि जो आपको चाहिए वही दे रखा है, लेकिन कचरा कहां करते हैं? जो हमको चाहिए वो बनाने पर लगे पड़े हैं। ये सत्यानाश की जड़ है, सारी कहानी की जड़ है। जो हमको अच्छा लगता है, जो हमको चाहिए, मां को वैसा बेटा चाहिए, बाप को वैसा बेटा चाहिए, पत्नी को ऐसा पति चाहिए, पति को ऐसा पत्नी चाहिए। अरे जो तुम्हारे घर में पैदा हो गया वो जैसा है तुम बदल नहीं सकते हो भाई। कांच पैदा हुआ कि लोहा पैदा हुआ, वो जो पैदा हुआ है उसको तैयार करना है, उसको ढालना है समाज के लिए। वो जो पैदा हुआ है वो अपनी नेचर लेकर पैदा हुआ है, उसको परमात्मा ने कुछ खास देकर भेजा है। वो आप बर्बाद नहीं है, कबाड़ नहीं है। कितनी बड़ी टायरनी है हमारी, कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारे बच्चों का। यह दुर्भाग्य है कि घर में स्टोर रूम पड़ा है, उसमें सब कचरा पड़ा है। आपको मालूम है लकड़ी का क्या इस्तेमाल, लोहे का क्या इस्तेमाल, कांच का क्या इस्तेमाल, कागज पेपर पड़ा है उसका क्या इस्तेमाल है, सबका पता है। घर में जो बच्चा पैदा हो गया उसका इस्तेमाल करना नहीं आता, स्कूल में जो बच्चा पढ़ने आ गया उसका इस्तेमाल करना नहीं आता, समाज के लिए बच्चे को तैयार करना नहीं आता, किसी को नहीं आता। और कमाल की बात क्या, दुर्भाग्य क्या, पूरी की पूरी पीढ़ी का क्या दुर्भाग्य है कि कोई इस पर बात भी नहीं कर रहा। किसी मास्टर को नहीं पढ़ी, किसी प्रिंसिपल को नहीं पढ़ी, किसी नेता को नहीं पढ़ी, किसी को नहीं पढ़ी। कोई समाज से भी बने फिरते हैं, मैंने इतने बच्चों को पढ़ा दिया। अरे पढ़ा दिया, पढ़ा के क्या किया तुमने? पढ़ाकर कचरा ही तो तैयार किया ना, खाली रट्टे मार मार के, याद कर करके, याद कर करके, याद कर करके क्या क्या याद करवाओगे? याद करने से क्या काम आएगा? अरे जो काम आएगा वो तो सीखा हुआ आएगा ना, और सीखा हुआ कोई बच्चा भूल ही नहीं सकता। तो आप सिखाते क्यों नहीं हो? सिखाने का क्यों नहीं है तरीका है आपके पास? ये सोचा कभी किसी ने? सबको बस याद करवाना है, सबको बस एक गुलाम चाहिए, जितने बजे कह दो उतने बजे उठे, जितने बजे कह दो उतने बजे सो जाए, जिस स्कूल में आप भेजो वो भेज दे, जितना आपकी पॉकेट अलाउ करती हो वैसे स्कूल में भेजोगे,
जितना ट्यूशन अलाउ करेगा वो स्कूल में भेजोगे। अमीर अपने बच्चे को और पढ़ाएंगे, गरीब अपने बच्चे को कभी नहीं पढ़ा पाएगा। मिडिल क्लास पिसता रहेगा, कभी जमीन बेचकर पढ़ाएगा, कभी गाड़ी बेचकर पढ़ाएगा, कभी प्लॉट बेचकर बचाएगा, कभी कुछ बेचेगा, यहां तक कि कभी कभी माएं अपने गहने तक बेचकर पढ़ाएंगी। और आखिर में रिजल्ट क्या है कि भाई जितने बच्चे पास होने हैं उनकी सीट जितनी है और जितने बच्चे एलिजिबल हैं 1% से ज्यादा कभी नहीं मिला आज तक मुझे। चेक करो, आप सारे के सारे ग्रोन अप मां बाप हो, क्योंकि आपको यह सोचना पड़ेगा, बैठ करके कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। मेरी बातों पर भरोसा नहीं करना है, आपको खुद से कैलकुलेट करना है, आपको देखना है आपकी जिंदगी में आज तक कितनी भर्तियां आई। चेक करो एक बारी, उनमें कितने बच्चों ने फॉर्म भरा ये चेक करो, और फिर देखो कितने प्रतिशत बच्चा पास हुआ, चेक करो। आपको पता चलेगा कि 99.9% बच्चा गारंटीड फेल होगा, गारंटीड। मतलब हम एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम में काम कर रहे हैं जिसके अंदर 99.99% बच्चों के ऊपर लेबल लगेगा कि तुम एक फेलियर हो, तुम एक बर्बाद इंसान हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि आपको हर पीटीएम में, हर वो वीकली टेस्ट में, हर मंथली टेस्ट में, उसके अंदर आपको मैडम क्या कहेगी, थोड़ी सी मेहनत और करो, थोड़ी सी मेहनत और करो, है ना, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, ये तुम्हारा बच्चा कर सकता, इसको बस थोड़ा ध्यान दो। अरे ध्यान देके करना क्या है, ध्यान देके और नंबर ले लेगा, और नंबर ले लेगा। अभी चौथी पोजीशन पर है, पहली पोजीशन पर पहुंच जाएगा, मान लिया। अरे जो पहली पर है वो तो नीचे आना पड़ेगा ना उसको, तो नहीं समझे? मेरा बच्चा केवल तब कामयाब हो सकता है जब आप सबका बच्चा कामयाब ना हो, ये नियम है इस पढ़ाई में, इस पढ़ाई में ये नियम है। मैंने एक केस देखा था, उस दिन मुझे यह समझ में आया कि एजुकेशन सिस्टम क्या कर रहा है। एक आदमी ने मुझे अपने किसी दोस्त के बच्चे के बारे में एक लाइन बोल दी और मेरा अंदर से कलेजा फटने को आया कि कोई मेरे बच्चे के लिए भी ऐसी ही बद्दुआएं मांग रहा होगा कभी, कहीं ना कहीं। क्या था मालूम है? दो दोस्तों की शादी हुई बिल्कुल एक हफ्ते के अंतराल में, उनके बच्चे भी एक हफ्ते 10 दिन के अंतराल में पैदा हुए। दोनों दोस्त पक्के थे, बचपन के दोस्त, दोनों के बच्चे बड़े हुए, सेम स्कूल में पढ़े, सेम क्लास में पढ़े, साथ खेले, भाइयों की तरह रहते थे, बिल्कुल सब काम एक साथ मिलकर करते थे। कभी वो फर्स्ट आ जाता था, कभी वो फर्स्ट आ जाता था, दोनों के बीच कंपटीशन होता था। दोनों माँ बाप कहते थे अब की बार तेरे को फर्स्ट आना है, उसके वाला कहता अब की बार इसको आना है। एक टेस्ट में वो फर्स्ट, एक टेस्ट में वो फर्स्ट, करते 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 उन्होंने ग्रेजुएशन करने के बाद एक एग्जाम में भर्ती कर ली। तहसीलदार का एग्जाम था, पोस्ट सारी 4 थी, जिनमें से कुछ मतलब रिजर्व थी। जो पोस्ट बची वो मात्र एक पोस्ट बची लास्ट में। और कमाल की बात यह है कि इंटरव्यू पे जो पहुंचे वो दोनों ही बच्चे पहुंचे। सोचो, वो दोनों के दोनों दोस्त जो बचपन से दोस्त थे, क्या कभी ये सोच पाए होंगे कि उसके वाले का हो जाए, या ये कहा होगा कि मेरे वाले का हो जाए? क्या कहा होगा? मेरे वाले का हो जाए का मतलब यह है कि उसके वाले का ना हो। इस मेरे वाले के होने का मतलब है कि उसके वाले का ना हो, अर्थात वो ये इंतजार करेगा कि किसी तरह से उसका इंटरव्यू कैंसिल हो जाए, किसी तरह इंटरव्यू के दिन वो बीमार पड़ जाए, किसी तरह इंटरव्यू के दिन उसका नुकसान हो जाए, यही तो इंतजार करेगा ना। अरे भाई, जिसका काम ऐसे चलता है, सोचो मैंने 1 करोड़ रुपया डॉक्टर बनने के लिए MBBS करी है कि नहीं? 1 करोड़ रुपया लिया, लग गया। अब मुझे अस्पताल खोलने के लिए कर्जा लेकर के अब मुझे वो भी करना है, बोले तो अस्पताल खोलना है। खोल लिया अस्पताल, इसमें डॉक्टर्स की, कंपाउंडर्स की, सबकी सैलरी देनी है, नर्सिस की, तो पैसा कमाना पड़ेगा। अब पैसा कमाना पड़ेगा तो इलाज से अगर पैसा कमाना है, इलाज कैसे होता है? जब कोई बीमार होता है तो वो तो सुबह सुबह जब धूप बत्ती कर रहा हो तो वो तो ऐसे कर रहा होगा ना, हे भगवान सबकी किडनी फेल हो जाए, सबको हार्ट अटैक आ जाए, सबके घुटने खराब हो जाए, सब बीमार पड़े रहें, सबके यहां डिप्रेशन हो, सारा परिवार खराब हो जाए, ऐसे ही बोलेगा ना। वो ऐसे बोल ही नहीं सकता कि सारा देश सुरक्षित रहे, सभी स्वस्थ रहें, सभी हेल्दी रहें, वो बोल ही नहीं सकता भाई,
क्योंकि आपकी बर्बादी में ही उसकी आबादी है। उसका कर्जा तब पटेगा जब आपकी बर्बादी होगी। तो हम एक ऐसे तंत्र में रह रहे हैं जहां हमारी आबादी की कीमत बाकी सब की बर्बादी की है। और यह तंत्र बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? अरे बदलना चाहिए कि नहीं? बदलना चाहिए। तो इसको कोई और आएगा बदलने के लिए। तहसीलदार को पड़ी है आपका गांव को बदलने की, डीसी को पड़ी है, सीएम को पड़ी है, एमएलए को पड़ी है, एमपी को पड़ी है, मास्टर को, कानागो को, पटवारी को, अरे किसी को तो पड़ी होगी। नहीं पड़ी, क्योंकि उनको पता है कि जिनके बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, जिनके गांव बर्बाद हो रहे हैं, वो सोए पड़े हैं। क्योंकि उनको अपनी रंजिशों से ही फुर्सत नहीं है। कभी वो उनको सरपंच के इलेक्शन की रंजिश, कभी एमएलए के इलेक्शन की रंजिश, कभी एमपी के इलेक्शन की रंजिश, कभी पार्टियों की रंजिश, कभी जातियों की, कभी धर्म की, कभी कंपटीशन की, कभी नौकरियों की। अरे मैं बता रहा हूं, मेरे रिश्तेदारी में एक गांव से 4 बच्चों ने पेपर पास कर लिया। एमएलए बोलता है कि मैं एक को लगा सकता हूं सिर्फ। ये प्रैक्टिकल बता रहा हूं मैं आपको, जो मैंने अपने जीवन में झेला है। एक को लगा सकता हूं मैं सिर्फ। उस एमएलए के पास 4 के 4 मां बाप अपने गांव से 2-2 गाड़ियां, 4-4 गाड़ियां भरकर लेकर गए सिफारिश लगाने के लिए, हमारे वाला हो जाए। और वो जब जाता है तो वो कहता है वो फलाना भी आया था जी, आमना नहीं बेरा जी, हमारे का होना चाहिए, हमारे का होना चाहिए, मतलब उसके वाला रहना चाहिए। इसका ये मतलब है। अब मेरे पास, आपके पास, हम सब के पास 2 चॉइसेस हैं। एक चॉइस है, जो व्यवस्था इन्होंने बनाकर रखी हुई है उस व्यवस्था में अपने बच्चों को पिसने के लिए छोड़ दें। वो सुबह से लेकर रात तक गधों की तरह काम करें। सुबह सुबह गाड़ी से सुबह सुबह उठे, वो बस में बैठ जाएं, स्कूल में जाकर के लेफ्ट राइट स्टैंड अप सिट डाउन, याद किया कि नहीं किया, नोट डाउन कर लो या करके सुना दो, इस प्रोसेस में चले जाएं। या दूसरा तरीका है कि हम मां बाप इसकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लें कि इसको बदलना है। आप कौन सा चॉइस करोगे? क्योंकि कोई और नहीं करेगा ये काम, ये हमको करना पड़ेगा। मेरे गांव में मेरे पिताजी बैठे हैं, मेरी माताजी बैठी हैं। मैं जब 10वीं पास करी, मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स में था। मेरे गांव में 10वीं के बाद का स्कूल नहीं था, तो मेरे घर का ठीक ठाक जुगाड़ था उस टाइम पर, और मेरे को पढ़ाने के लिए इन्होंने शहर भेज दिया। इन्होंने कहा बढ़िया, बेस्ट स्कूल में दाखिला कराएंगे आपका। बेस्ट स्कूल में दाखिला करवा दिया। गांव के जो बच्चे नहीं भेज सकते थे उनका क्या भाई? वहां का सबसे बड़ी गलती हम बड़ों से होती है। मैं यहां क्योंकि एक बाप की हैसियत से खड़ा हूं, और मैं ये मानता हूं कि मैंने अपने बच्चे की जड़ें खोद दी, क्योंकि मैं अपने बच्चे को अपने गांव में नहीं रख पाया। मैं उसको कभी नहीं बता पाया कि बेटा तेरी जड़ें कहां है। क्यों? क्योंकि मेरे गांव में मेरी से बड़ी पीढ़ी ने कुछ भी ऐसा नहीं किया कि जो मेरे गांव में मेरे पास मौजूद हो। तो लेकिन मैं इस चीज को ऐसे के ऐसे रहने नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा वापस जड़ों की तरफ लौटे, तो उसकी जड़ें वापस वैसी हो कि वो बरगद पाल सके। वरना शहर में रहे तो ठूंठ हो जाएंगे, हम ऐसे ही निर्जीव हो जाएंगे, बीमार पड़े रहेंगे, एक दूसरे से बात करने का जी नहीं करता है। ऐसे हालात वहां पर है। यहां दिल्ली का हाल देखा है आपने, मतलब दिल्ली में रहने वाले लोगों को पता है, वो अपने बच्चों को अपने हाथों से जहर खिला रहे हैं। हर सांस के साथ उनके जहर जा रहा है, और वो अपना गांव छोड़कर आ गए। कोई बिहार से छोड़कर आया, कोई उड़ीसा से, कोई बंगाल से, इस उम्मीद में कि दिल्ली में बढ़िया फैसिलिटी मिलेगी। किस कीमत पर? अरे किस कीमत पर? 5 करोड़ की गाड़ी हो और कमर में दर्द हो, यहां सर्वाइकल हो रहा हो, तो गाड़ी आनंद दे सकती है क्या? इस कीमत पर 5 करोड़ की गाड़ी का कोई औचित्य नहीं है दोस्तों। लेकिन अगर आपका बच्चा हेल्दी है, सही है, लड़ने की उसके अंदर हिम्मत है, संघर्ष कर सकता है, अपना रास्ता खुद ढूंढ सकता है, उसको रास्ता ढूंढने के लिए हम माहौल प्रोवाइड कर सकते हैं, तो पूरा गांव मिलकर अपने बच्चों के लिए वो रास्ता तैयार कर सकता है। लेकिन अकेला मां बाप कभी भी अपने बच्चों के लिए कोई रास्ता तैयार नहीं कर पाएगा। यहां तक कि इस यात्रा में आपने देख भी लिया होगा, और जिसको समझ में नहीं आ रही हो आगे भी देख लेना, अगले 10 साल बाद देख लेना, आपके बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे बिगड़ते चले जाएंगे। कल मेरी एक मां से बात हो रही थी, मैं आपको बता रहा हूं। वो मां यहां बैठी है, मैं नाम नहीं लूंगा।
मैंने उनसे पूछा, कल आप आ रहे हैं ना? उन्होंने कहा नहीं, कल मेरे बेटे का यूनिट टेस्ट है। मैंने पूछा कौन सी क्लास में पढ़ता है ऐसा? तो मैंने सोचा ग्रेजुएशन वगैरह में होगा बच्चा। तो बोली जी दूसरी क्लास में पढ़ता है। मैं कहा दूसरी क्लास में यूनिट टेस्ट है, उसके लिए आप सेमिनार छोड़ दोगे? छोड़ना पड़ेगा जी, मैं काफी दिनों से घर नहीं थी तो इसकी तैयारी नहीं हो पाई। कैन यू इमेजिन मैंने क्या कहा होगा? मैंने उनको सिर्फ इतना ही कहा, तब आपके बच्चे का भविष्य बहुत अंधकार में है। आपका बच्चा आने वाले समय में अच्छी तरह से बर्बाद होने वाला है, क्योंकि आपका बच्चा खुद पढ़ना नहीं चाहता, और अगर उसे पढ़ाना आपको पड़ता है तो ये एजुकेशन सिस्टम की विडंबना है। क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप उसके ऊपर पढ़ने के लिए दबाव बनाने जितनी हैसियत में नहीं रहोगे। 5वीं क्लास तक, 6ठी क्लास तक, 7वीं तक, 8वीं तक तो आप उसको धक्के से किताब पर बिठा सकते हो, याद करवा सकते हो। उसके 2-3 साल बाद तक वो उसका बाप धक्के से बिठा सकता है, क्योंकि वो कहता है बाप से ज्यादा डरता है। मेरे वाला जो मेरे से डरना 7वीं में बंद हो जाएगा, तो पिता से डरना जो है वो 10वीं 11वीं तक हो जाएगा। लेकिन व्हाट अबाउट व्हेन ही इज टर्न्ड टू 18? 18 का होने के बाद जब वो कॉलेज में जाने लगे, तब उसके अंदर किस चीज की मोटिवेशन बचेगी? आपने सोचा है कभी? सोचा है? अगर उसको अभी जैसे ईशानी बोल रही थी कि मजा नहीं आ रहा है, ट्रिगर नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो कैसे करे कोई बच्चा? और सिर्फ एक ही काम करना पड़ रहा है। तो सुरेंद्र है हमारे साथ टीम में, अंबाला से, जंड मंगोली से, पंजाब का साथी। वो अपने गांव में समझाने गया ना, इतना बोला, मैंने तो जी बड़ा जी आपके वाली बात नहीं बोली, मैंने तो सीधी देसी भाषा में समझाया गांव वालों को, ऐसे बिठा लिया। मैंने बोला जी तुम्हारा बच्चा कौन सी क्लास में, तुम्हारा कौन सी क्लास में, ऐसा करके मैंने तो ये बोला, चलो सोचो, सारे बच्चे, हम बच्चे छोड़ देते हैं, अपन जंगल में रहते हैं और अपन सारे जानवर हैं। उन्होंने कैसा एग्जाम्पल दिया? उन्होंने कहा एग्जाम्पल है, आपके वाला बच्चा जो है घोड़ा है, आपके वाला मछली है, आपके वाला हाथी है, आपके वाला, मतलब ऐसे करके अलग अलग जानवर है, और हम कंपटीशन कर रहे हैं कि सबको पेड़ पर चढ़ना है, देखते हैं कौन फर्स्ट आएगा। तो मछली तो हमेशा यही सोचती रहेगी कि मैं तो बेवकूफ हूं। अगर दौड़ने की रेस लगाएंगे तो वहां तो कोई दूसरा एनिमल पीछे रह जाएगा, अगर जोर की आजमाइश करेंगे तो अलग हो जाएगा। अरे सबको अलग पैदा किया है तो सब एक ही पढ़ाई कैसे पढ़ रहे हैं भाई? एक ही पढ़ाई। अब सोचो, राजस्थान में रहने वाले बच्चे का, राजस्थान में रहने वाला बच्चे की जरूरत हिमाचल में रहने वाले बच्चे की जरूरतों के बराबर है क्या? हां बताइए ना, बराबर है क्या? गांव में रहने वाले बच्चे की जरूरत और शहर में रहने वाले की अलग है, सेम है कि अलग है? अलग है। वहां भी अलग है। गोवा वाले की और हरियाणा वाले की अलग है कि सेम है? अलग है। पढ़ाई तो सेम पढ़ रहे हैं। और कमाल की बात, उस पढ़ाई का डिजाइन किसने किया? पता चले कि डिजाइन किया बोर्ड ने। कौन से बोर्ड ने? सीबीएसई ने, हरियाणा बोर्ड ने। अच्छा, बोर्ड ने डिजाइन कर दिया। बोर्ड का मेंबर कौन सेलेक्ट करता है? सरकार। सरकार को कौन सेलेक्ट करता है? पॉलिटिकल पार्टियां। पॉलिटिकल पार्टियों को कौन फंडिंग देता है? बाजार। और बाजार को कौन मैनेज करता है? तो पता चलता है कि भाई पूरी दुनिया के एजुकेशन सिस्टम को एक ही फाउंडेशन संभालती है। पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज का, कॉलेजेस का, स्कूलों का सिलेबस करने का काम उसी एक फाउंडेशन, एक परिवार का है, जो पूरी दुनिया के तेल कुओं का मालिक है, जो पूरी दुनिया की फार्मा कंपनियों का मालिक है, जो पूरी दुनिया की ऑटोमोबाइल का मालिक है, जो पूरी दुनिया की फर्टिलाइजर्स का मालिक है, जो पूरी दुनिया में कैंसर अस्पताल और हार्ट अटैक की मशीनों का जिसने पेटेंट लिया हुआ है, और उस परिवार का नाम है रॉकफेलर फाउंडेशन। आप जाकर के देखो, पता करो, ये जितनी भी बड़ी बड़ी ऑक्सफोर्ड, जितनी भी फलाना ढिमकाना, जिनको दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज बोलते हैं, सबका वही फंडिंग एजेंट है। सारी की सारी साइकोलॉजी की जितनी भी रिसर्च होती है, सबको वो फंडिंग करता है। वो वही रिसर्च, अरे जो उन्हें फंडिंग की है, तो रिसर्च पेपर लिखने वाला उसकी मर्जी के बाहर की कोई लाइन लिख देगा क्या? और वो फिर अखबारों में बड़ा बड़ा छपता है, ऐसी रिसर्च चलाई फलानी यूनिवर्सिटी ने, ऐसी रिसर्च आई फलानी यूनिवर्सिटी की, और हम उसको सच मान लेते हैं। हम उसको सच मान लेते हैं।
ये कह रहे हैं एआई का जमाना है, अब नौकरियां खत्म होने वाली हैं, अब ये होने वाला है, हमें टाइम के साथ बदलना पड़ेगा। वो कह रहे हैं पहले कैमरा आता था, अब मोबाइल आ गया, समय के साथ बदलना पड़ेगा। अरे समय के साथ बदलना पड़ेगा। आदमी रोटी खाता था, रोटी खाने की बजाय गू खाना शुरू कर देगा क्या? रोटी ही खाएगा ना। रोटी खाते समय रोटी खाएगा तो वो अनाज की पकेगी, अनाज तो खेत में से आएगा, खेत में से किसान ही चलाएगा, लेकिन चलाते समय उसका खर्चा होगा कि नहीं वो तय करेंगे। एक तरीका है कि खेत में उस अनाज को उगाते समय एक पैसा खर्च ना हो, और एक तरीका है कि उसके अंदर जितनी मशीनें इस्तेमाल हो वो भी रॉकफेलर फाउंडेशन की हो। आपको पता चलेगा। ट्रैक्टर की एजेंसियों की पता करो किसकी है, उसका पेटेंट किसके नाम है। जितनी बीज बोने वाली मशीनें हैं, जितनी खेतों में आज चल रही है, वो किसके नाम पेटेंट है पता तो करो। उसका हर सेकंड चलाने का रुपया किसकी जेब में जाता है? आपके गांव की जेब में नहीं जाता है। एक रास्ता है, सारा गांव अपना पैसा अपने गांव में ही सर्कुलेट करना स्टार्ट कर दे। इसमें गांव की समृद्धि है, या हम सारे लोग मिल करके अपनी कमाई को कंपनियों के हाथ में झोंकते रहे, इसमें समृद्धि है? बताना। आपस वाली है कि कंपनियों वाली? तो आपस वाली व्यवस्था कंपनियां बनने देंगी पार्टियों से, सरकारों से? आपस वाली व्यवस्था नहीं बनने देंगे ये। इसके लिए तो आपको अपनी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, और उसके लिए व्यवस्था बनाने के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। और जो हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा, जो हमें हमारी व्यवस्था बनाने में रुकावट पैदा करेगा, वो दुश्मन है हमारे बच्चों का। और हम अपने दुश्मन के साथ क्या करते हैं ये भारतवासियों को बताने की जरूरत नहीं है। उनको कुचल देना पड़ेगा हमको, कि जो भी सामने आ जाएगा। अपने बच्चों की व्यवस्था हमको खुद बनानी पड़ेगी, लेकिन वो कैसे बनाएंगे? आप तो गांव में से कोई 2 लोग आए हैं, कोई 4 लोग आए हैं, कोई 10 लोग आए हैं, कोई 50 लोग आए हैं। आप कैसे बनाओगे? जाकर गांव वालों को कैसे समझाओगे? जाकर क्या कहोगे? लो बलहारा जी की वीडियो देख लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा, ऐसे कहोगे? किसी के पास समय नहीं है 2-2 घंटे सुनने का, किसी के पास समय नहीं है। वो मेरे को मैसेज आते हैं, बलहारा जी वीडियो थोड़ी छोटी बनाया करो। मैंने कहा कितनी छोटी बनाऊं? बोला जी बस 3 मिनट में निपटा दिया करो। मैंने कहा 3 मिनट छोड़ो, तुम्हारे बच्चे तो 30 सेकंड पे आ चुके हैं, वो तो आगे 10 सेकंड पे आ चुके हैं रील्स में, वो तो ऐसे चलते हैं उनका तो हाथ। बात जो बताने की है वो बात दिखाने की अलग होती है, बताने की अलग। और जो बताने की बात है उसमें समय लगता है, वो अपना समय मांगती है। अगर वो समय नहीं दिया जाएगा कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। ये सारे लोग जो बैठे हैं ना, इनमें से 50% से ज्यादा लोग वो हैं जो 3-3, 4-4, 5-5 घंटे बैठ करके सुना है। जिन्होंने सुना है, आपने ये प्रॉब्लम कितनी है, किस किस को मालूम है इस पूरे के पूरे खेल का? ये लोग हैं, इसीलिए यहां तक आ पाए हैं। और वो लोगों को जाकर गांव में कहो कि बच्चों की एजुकेशन के लिए एक सेमिनार होने वाला है, अरे किस पे टेम है, आज तो ब्याह का साया गणा है, आज तो गणे ब्याह रहे हैं। लेकिन नहीं, मैंने कहा भाई मेरे से ज्यादा सोशल कौन होगा? मेरे से ज्यादा भी तुम्हारे पास आए होंगे क्या? कार्ड आ रहे होंगे क्या? इतने कार्ड तो किसी के भी नहीं आते होंगे। पर भाई हमने एक ही हाथ जोड़ के ये कह रखा कि देख भाई 2 रास्ते हैं, या तो आप लोगों को खुश करने के लिए आपके ब्याह शादी आपकी मरगत में आनते रहा। इतने हैं लोग जानकारी में कि रोज की रोज किसी की मरगत में, किसी के ब्याह में जाना पड़ेगा। अब इतना तो 2 नंबर का पैसा भी नहीं कमाते कि उनके लिए इतना तेल फूके और रोज जाकर के इतना इतना कन्यादान डालें। मैं तो 100, 150, 200 रुपए का कन्यादान डाल सकता हूं, वो भी किसी के थ्रू डलवा सकता हूं। मेरी हाजिरी उसी में मान लेना। मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगा। इसमें आप मुझे एंटी सोशल बोल सकते हो, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है कि मैं अगली पीढ़ी की लड़ाई लड़ रहा हूं। उसमें हो सकता है मैं उस टाइम किसी गांव में हूं, किसी मीटिंग में हूं, किसी ट्रेनिंग में हूं। मैं यही करना चाहता हूं। अब आप गांव वालों को समझाओगे कैसे? मुझे बहुत से साथियों ने बोला कि भाई देवेंद्र भाई प्रॉब्लम बड़ी है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। हमको हमारे गांव के लोगों को समझाना है। अगर समझाना है तो भाई पहले तो समझना पड़ेगा, आपको उस लेवल पर जाना पड़ेगा जिस लेवल से उठ करके आज इस ताल कटोरा स्टेडियम को आपने खचाखच भरने की पोजीशन तक आए हैं। वो पोजीशन क्या थी मैं आपको बताता हूं। आप हैरान होंगे, जब मैंने 2012 में नौकरी छोड़ने का ऐलान किया, मतलब फैसला लिया, तो मेरी फैमिली में कोई भी मेरे फैसले के साथ नहीं था।
फिर भी उन्होंने जैसे कैसे मन से मुझे अलाउ किया कि चलो तुम्हारा जब बहम उतर जाएगा तब देख लेंगे। तो हमने फिर जो रिसर्च करी थी उस रिसर्च को प्रैक्टिकल प्रूव करके दिखा दिया। जब कॉलेज के वहां अपने चंडीगढ़ के अंदर, चंडीगढ़ में हमने क्या किया था, चंडीगढ़ में हमने एक बड़ा यूनिक सा एक्सपेरिमेंट किया था। सभी मां बाप का एक ही सवाल था, हमारे वाला निकम्मा है, हमारे वाला अच्छा नहीं है। मैंने कहा ठीक है हम मान लेते हैं, लेकिन एक काम करते हैं, हमारे चैलेंज प्रोग्राम में आना। हमने एक चैलेंज प्रोग्राम दिया, डॉक्टर देव्स चैलेंज प्रोग्राम फ्रॉम लोएस्ट स्कोरर टू द हाईएस्ट अचीवर। हमने पहले ही तय कर दिया कि आप अपने स्कूल का सबसे कमजोर बच्चा हमको दे दीजिए, जो आप अपने स्कूल का सबसे वीक बच्चा मानते हैं वो हमको दे दो। अगर हम एक साल में कुछ भी इस पर काम नहीं कर पाए या जितने प्रतिशत इस पर काम कर पाएंगे, इसका मतलब है कि हम पूरे के पूरे समाज में उससे ज्यादा कर पाएंगे। भाई सबसे कमजोर पे जितना कर सकते हैं, बाकी सारे तो उससे बेटर है ना, इसका मतलब हम उससे अच्छे रिजल्ट लेकर के आएंगे। तो हमें अपनी कैपेसिटी को चेक करना था, हमें अपने टैलेंट को और अपनी विद्या को चेक करना था कि क्या ऐसा हो सकता है, रीजन क्या है। मैंने अभी तक जितने पेरेंट्स देखे या जितने टीचर्स देखे, उन टीचर्स का एक डायलॉग मैंने देखा है खूब। वो डायलॉग क्या है कि हम क्या इसके दिमाग में मतलब डाल सकते हैं कोई चीज, मतलब हम इसके दिमाग में कैसे डालें, हम तो केवल पढ़ा सकते हैं, घोट के थोड़ी पिला देंगे इसको। लेकिन मेरे पास एक टेक्निक है जिसकी मदद से मैं बच्चे के दिमाग को स्टडी कर सकता हूं, ये बता सकता हूं इसके दिमाग में इतनी खिड़की, इतने दरवाजे हैं, इतने बड़े बड़े हैं, ये वाली बात इस दरवाजे से घुसेगी, ये वाली बात इस दरवाजे से, ये इस खिड़की से, ये यहां से बाहर निकल जाएगी, ये इस तरह से बाहर निकलेगी, इसका ये तरीका है, इसका ये तरीका। बच्चे को समझने का कुदरत ने मुझे टैलेंट दिया, मुझे इसका प्रैक्टिकल देखना था। अब इसका प्रैक्टिकल सबसे कमजोर बच्चे पर देखना आसान है। कमजोर बच्चों पर हमने देखा, हमने स्कूल को चिट्ठी लिखी, स्कूल को बोला अपने स्कूल का सबसे निकम्मा बच्चा आप हमको दे दीजिए, जिसको आप कहते हो सबसे निकम्मा। मेरी तरफ से वो हीरा है, परमात्मा ने उसको कोई ना कोई टैलेंट देके भेजा है, सिर्फ उसकी पोजीशनिंग करनी है, तो उसका इस्तेमाल देखना है कहां है। तो आप एक काम करिए, मुझे सबसे कमजोर बच्चा दे दीजिए। यदि हम उस पर कुछ काम कर पाए तो अगले बच्चों के हित में हमें पता चल जाएगा। 18-20 बच्चे हमने स्टार्ट किए थे, हमने मीडिया के सामने 20 बच्चे रखे पहले साल कि देखो ये वाले 20 बच्चे हैं, फिर मत कहना कि कोई और बच्चा हमने ला करके आपके सामने रख दिया। एक साल तक हमने उनके ऊपर काम किया, 18 बच्चों ने सेशन कंप्लीट किया, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड एंड हैप्पी टू नो 18 के 18 बच्चे तीनों सबसे मुश्किल सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स में स्कोर किया 100 आउट ऑफ 100 और अपने अपने क्लास के बने टॉपर्स। अब टॉपर बन गए, हम फिर समाज के सामने गए, हमने फिर पूछा कि लो जी, सबसे निकम्मा भी 100 ले सकता है, तो इसका मतलब उससे ऊपर वाले भी सारे 100 ले सकते हैं। अब सारे 100 ले सकते हैं, अब बताओ तुम्हारे पास इन बच्चों के लिए क्या जगह है। हम अगर तुमको ये सिखा दे कि बच्चे को 100 नंबर लेना सिखा दें या उसको 100 दे दें, अब तुम्हारे पास क्या व्यवस्था है इसके लिए, वो बताओ। समाज के पास तो कोई व्यवस्था नहीं है, सिस्टम के पास कोई व्यवस्था नहीं है, ये व्यवस्था कौन बनाएगा। जबकि मैं ये कह रहा हूं कि सब बच्चे पढ़ने के लिए नहीं बने, केवल 15% बच्चा पढ़ने के लिए बना है, 10 से 15 इतनी ही सीट अवेलेबल है। आगे आप चेक करो, जितने बच्चे +2 करते हैं उस जितना बच्चा पूरा +2 में पास होता है 12वीं में, उसका 15% ही सीट है आगे कॉलेजेस में, 85% का रहना तय है, कंफर्म, अंडरस्टूड। उसके बाद जितना कॉलेज में एडमिशन है उसका 15% नहीं है आगे एमएससी में, मास्टर्स में इतना स्पेस नहीं है। अगर एक कॉलेज के अंदर 4 सेक्शंस 5 सेक्शंस अगर ग्रेजुएशन के होते हैं तो एक ही सेक्शन मास्टर्स का होता है, ज्यादा ज्यादा 2 सेक्शन होते हैं। क्यों जी डॉक्टर साहब, ठीक है। अब ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चल, अगर पीएचडी में चले जाओ तो वहां बिल्कुल ही खत्म हो जाती हैं सीटें। एक प्रोफेसर के पास में 5 या 4 की लिमिट होती है, इससे ज्यादा पीएचडी नहीं करवा सकता वो।
और आधे तो करवाते नहीं है, 3-3 4-4 साल लटका के रखते हैं उनको, सिलेंडर ही ढुलवाते रहते हैं उनसे। यहाँ कोई पीएचडी करने का कोई, वो तो हमने देखा ना यूनिवर्सिटी के अंदर, हमने देखा है। या तो पढ़ने वाला बच्चा अगर स्टैंड ले लेना प्रोफेसर के सामने कि नहीं सर आप गलत बता रहे हो। मेरे साथ हुआ पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए, मैंने एक प्रोफेसर साहब को टोक दिया बीच में, मैंने ऐसे हाथ खड़ा करके बोल दिया, मैं कहा जो रास्ता आप बता रहे हो इससे अच्छा, इससे इजी रास्ता मेरे को मालूम है, बताते हुए। क्या क्वालिफिकेशन आपकी? मैं इससे क्वालिफिकेशन, तुम जो ये काम सिखा रहे हो, अब पंचर लगाने वाले की कैलकुलेशन, उससे क्वालिफिकेशन पूछोगे जाके कि पंचर लगाने में तुमने मेरिट ली थी कि तुम क्या किया था। जाके पंचर लगवाते हो तो वहां तो कुछ नहीं पूछते हो, बात बता रहे हो उसको, बात को सुनते क्यों नहीं हो तुम? लेकिन नहीं, प्रोफेसर की अथॉरिटी जो है वो चैलेंज हो गई तो अगले ने कह दिया गेट आउट ऑफ द क्लास। इतना आता बस इनको, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता। आप थोड़ा सा आंख में आंख डाल के बोल दो, वो बोलेंगे बदतमीजी करता है। अरे उसने सवाल ही तो पूछा है, सवाल पूछना बदतमीजी कब से हो गई भाई? और लेकिन पूरा एजुकेशन सिस्टम एक ही चीज के ऊपर लगा पड़ा है, कैसे आपके बच्चे को गुलाम बनाए, कैसे आज्ञाकारी बनाए, जितने बजे उठना, जितने बजे सोना, जो करना, जो हमने कह दिया वही करो, बस अभी कह दिया ये करो। आप माहौल तैयार नहीं करते हो, आप ये बताते नहीं हो कि ये क्यों करना है, आप ये नहीं बताते हो कैसे करना है, ये नहीं बताते कि इसका अच्छा रास्ता कौन सा है, इसमें चलो हम तुम्हारी मदद करते हैं। खुद बैठे को टीवी पे बैठे होते हैं और उसको बोलते पढ़ लेना, देखते भी नहीं उसकी तरफ, ऐसे ही करते हैं, जाके पढ़ ले अपने कमरे में। ये माहौल। मैं एक बच्चे, जब मैं रिसर्च कर रहा था ना, जब मैं छोटा था तो मैं देखा करता था, उस टाइम पे मैं पूछता था बच्चों से, तो बच्चों की राय लेता था, बच्चों की राय लेता तो बड़े अजीब अजीब जवाब आते। बच्चा कहता आई हेट माई फादर। चलो वो तो गलत गुस्से में बोल दिया होगा उस बच्चे ने, बट उसने बोल दिया आई हेट माई फादर। मैंने कहा काहे को भाई, दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? आएंगे, आते ही सोफे पर बैठेंगे, मेरी मम्मा उनके लिए पानी लाएगी, वो बैठ करके ऐसे टेबल के ऊपर पैर रखेंगे जूते निकाल के, और रिमोट निकालेंगे, टीवी चालू कर देंगे। इधर बच्चे को, वो घूम रहा है बच्चा, उसको बोलेंगे इधर आ, हाँ आज टेस्ट में कितने नंबर आए? टीवी चल रहा है उधर, टेस्ट में कितने नंबर आए? टेस्ट में इतने नंबर आए। ये हुआ, क्या हुआ, क्यों पढ़ा, क्यों नहीं पढ़ नहीं सकता, ध्यान नहीं देता, तेरे लिए सब छोड़ के आए थे, जितना हमको मिल गया, जितना तेरे को मिलता इतना हमको मिल जाता तो पता नहीं क्या कर देते। ये वो पढ़ा करो, पढ़े बिना कुछ नहीं होगा, देख लो हमारी तरह धक्के खाओगे। ये इसी टाइप की डायलॉग हो जी। फिर मैं कहा तुम्हें दिक्कत क्या है भाई? अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे भले के लिए तुमको ये कह रहे हैं कि पढ़ाई करो और पढ़ने अच्छी बात है, बोले अगर पढ़ाई इतनी बढ़िया चीज है तो उन्होंने क्यों नहीं करी? और अब किसने रोका उनको पढ़ने से? अगर पढ़ना इतना बढ़िया है तो अब तो नहीं पढ़ते, वो आते ही टीवी चला के बैठ जाते हैं। मेरे को क्यों पढ़ना पड़ता है? मेरी मां मोबाइल पे लगी पड़ी है, मेरा बाप टीवी पे लगा पड़ा है, वो कोई अपनी मर्जी का काम कर रहा है, मैं अपनी मर्जी का क्यों नहीं कर सकता? मेरे को पढ़ने के अलावा और कोई काम ही नहीं है मेरे पास। घर में छोटा सा घर बना दिया, कबूतर खानों में रहने लग गए हम, 20-20 मंजिला, और बड़े राजी होकर कहते हमने फ्लैट ले लिया। और उनको ये नहीं पता, उनको हवा बेच दी डीलर ने, मतलब अपने गांव की जमीन बेच के हवा में ले लेते हैं कुछ भी, एक 4 दीवारी, और फ्लैट कहते हैं उसको। बड़े राजी हो रहते हैं। उनको अपने बच्चे को धूप नहीं दिला सकते उस कमरे के अंदर, शुद्ध हवा नहीं मिलेगी उसके अंदर कभी भी, चारों तरफ ची 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 पी पी रहता है। कॉलोनी के अंदर कोई खेलने का स्थान नहीं है, एक दूसरे को नंबर से जानते हैं, शर्मा जी 536 वाले, वर्मा जी 332 वाले, कुछ नहीं, मतलब कोई भाईचारा नाम की चीज नहीं है। बीमार पड़ जाओ तो ड्राइवर नहीं मिलता है गाड़ी लेके जाने के लिए, घर में गाड़ियां 2-2 खड़ी पड़ी हैं, कोई रिश्ता नहीं, कोई जानकारी नहीं, और सबसे बड़ी बात अपने बच्चे का कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा। सबसे कमाल की बात यह कि एक ऐसी दौड़ में दौड़ रहे हैं, सुबह उठ के करेगा क्या? फर्स्ट आना है, जाएगा कहां फर्स्ट आकर के? अरे फर्स्ट आने के बाद भी रहना तो समाज में ही है, फिर तो ब्याह भी जिससे करना है फर्स्ट वाली ढूंढनी पड़ेगी, वो तो इसी समाज की ढूंढनी पड़ेगी, क्या पता वो आखिरी नंबर पे हो, फर्स्ट आड़े को आखिरी वाली मिल जाए, फिर जूत बजेगा। अरे ये सामाजिक असमानता में कब तक जिएंगे हम? हमको ये समझना पड़ेगा भाई, इस समाज के अंदर हमको हर तरह के बच्चों की जरूरत है, हर तरह का काम करने वाले लोगों की जरूरत है, हर तरह की जरूरतों को पूरा करने वाले लोगों की जरूरत है, बशर्ते कि हम ये समझे तो सही हमारे बच्चे को क्या काम करके मौज आएगी।
मौज। जो मैंने अपने बच्चे को बोला था ना कि बेटा तुझे मौज करनी है, वो बोला मेरे को कैसे पता चलेगा। वो मिठाई वाला एग्जाम्पल देने के बाद मैंने उसे एक लाइन बोली थी, मैंने कहा देख अभी एक काम कर, देख संघर्ष कर, नहीं समझ में आएगा छोड़ दे, अगला नहीं कहेगा छोड़ दे, अगला नहीं आएगा छोड़ दे। मेरे पास 60-60 साल के आदमी आते हैं अपनी काउंसलिंग करवाने के लिए, और आकर के क्या लाइन बोलते हैं, मैं बोलता हूं अब क्या दिक्कत है, रिटायरमेंट ले ली अब तो। बोला रिटायरमेंट ले ली, जीपीएफ आ गया, पैसा आ गया, ग्रेजुटी आ गई, उस पैसे से प्रॉपर्टी डीलिंग करी थी, खूब पैसा कमा लिया, बिजनेस कमा लिया, खूब रुपया हो गया। रुपए की कोई दिक्कत नहीं है, पूरा एम्पायर खड़ा है, नौकर चाकर काम करते हैं, पर जिंदगी में आनंद नहीं है, कोई मजा नहीं है। एक 7,000 करोड़ का मालिक आता है, 5,000 करोड़ का था मेरे ख्याल से, आके बोलता है बेटा 9th क्लास में पढ़ता है, पिस्टल लेके आया कट्टा। मैंने बोला फिर, बोला जेब में सफेद पुड़िया भी मिली। मैं कहा फिर क्या दिक्कत, सुधारो इसको, जो मर्जी ले लो डॉक्टर साहब, जो मर्जी ले लो। देखो क्या ले लूं, क्या दे सकते हो, तुम्हारी क्या औकात है, क्या औकात है तुम्हारी, यहां गिड़गिड़ा रहे हो ना। 5,000 करोड़ को सिर पे धर करके अपने बच्चे को समझा, देख लो ना, इस पैसे से आप अपनी औलाद खरीद सकते हो क्या, इसका स्वास्थ्य खरीद सकते हो, इसकी नीयत खरीद सकते हो? नो, नो वे एट ऑल। नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि अगर मैंने कुछ बोल दिया बात मेरी दूर तक जाती है, लोग सुनते हैं। एक ऐसा आदमी नरेंद्र मोदी का राइट हैंड अपने आप को बोलता, पैसा अथाह जिसके पास कोई कमी नहीं, वो और उसकी पत्नी आकर के मेरे पास रो रहे हैं। मुझे क्या बोलते हैं, 3 महीने हो गए मेरे बच्चे ने मां को मां कहे, इकलौता बेटा है, एम्पायर हजारों करोड़ का है, बात नहीं करता है, घर में आता है अपने कमरे में घुस जाता है, गुरमे में ही घुसा रहता है, सुबह उठता है, मां के हाथ की रोटी नहीं खाता है, बाप से बात नहीं करता है, 2 रिश्ते टूट चुके हैं, अब जिंदगी जीने का कोई मन नहीं है। अभी उसका फोन आया था कि शादी है डॉक्टर साहब आ जाना बेटे की। वो बैठ करके मेरे साथ गले लग के रोया कि कैसे करते हो आप, कैसे, कुछ नहीं करना होता, आपके बच्चे को केवल समझना मात्र है भाई। उस बच्चे को यह महसूस होना, बच्चा छोड़िए यार, किसी को भी, सामने वाला, सामने कोई भी है, जिस दिन उसको यह महसूस हो जाएगा कि यह तुम्हें समझता है, उसी दिन परमानेंट बॉन्ड बन जाएगा, उसी दिन। हां, अगर समझाने पे लगे रहोगे फिर कभी बॉन्ड नहीं बनेगा। इसलिए हम बच्चों से टूट चुके हैं, बच्चे हमसे टूट चुके हैं क्योंकि हम समझा रहे हैं। कब से समझा रहे हैं, देखो ना, कब से समझा रहे हैं। मैं 45 साल का हो गया यार, मेरे घर वाले मुझे आज तक समझा रहे हैं, अब मेरे को कभी समझ में नहीं आया। और आपको आया हो तो बता दो, किसी का आया हो तो बता दो, किसी को अपनी पत्नी की बात आई हो, किसी को अपने बच्चे की बात आई हो, किसी को अपने पति की आई हो, किसी को किसी की भी बात समझ में आई हो, आज तक बता दो। किसी को नहीं आई भाई, नहीं आने वाली भी नहीं है। उसका रीजन है क्योंकि सामने वाला वहां से नहीं देख रहा जहां आप बैठे हो। मैं यहां खड़ा हूं, मुझे आप सब दिखाई दे रहे हो, वो जो पीछे वाले इनको सिर्फ टाट दिखाई दे रही है, इनकी मतलब सिर दिखाई दे रहा है, उनको चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। इधर वालों को ये एंगल दिखाई दे रहा है, इधर वालों को ये, उधर वालों को ये, सबको अलग एंगल दिखाई दे रहा है। सब अलग अलग जगह बैठे हैं, सब बच्चे अलग पैदा किए हैं, सबको अलग टैलेंट दिया है, सब अलग तरह से सोचते हैं। तो आपकी तरह वो क्यों सोचे? वाई? तुम उसकी ओरिजिनलिटी को बचा करके क्यों नहीं रख सकते यार? एक मां बाप होने के नाते इतना भी नहीं कर सकते कि अपने बच्चे के लिए कि वो कोशिश करो कि जिसमें उसकी ओरिजिनलिटी बची रहे, उसको अपने जैसा काहे को बनाने को लगे हो। भगवान ने क्या पता कितना बड़ा दिमाग दे करके भेजा हो, परमात्मा ने कितना बड़ा काम करने के लिए भेजा हो, अपनी तरह गधा बनाने पे क्यों तुले उसको? इतना क्यों नहीं समझते हम? इतनी सी बात समझनी है खाली, उसका जो ट्रू पोटेंशियल है वो निकलने दो। जब उस बच्चे को यह महसूस होगा ना कि मेरे उत्थान में, मेरी परवरिश में, मेरे आगे आने में मेरे समाज का योगदान है, तो उस दिन जब वो कुछ बन जाएगा, वापस समाज को पे बैक करना शुरू करेगा। अदरवाइज अगर आपका बच्चा अकेला मेहनत करता रहा और अकेला मेहनत करके कुछ भी बन गया, यकीन मानिए वापस मुड़कर नहीं देखेगा वो आपकी तरफ, कभी नहीं आएगा, क्योंकि मेहनत उसने अकेले ने करी है। और अगर मां बाप ने मेहनत कर करके उस बच्चे को कहीं तक पहुंचा भी दिया, तो भी वह बच्चा समाज के किसी काम का नहीं। इसीलिए आपके गांव से निकला हुआ कोई डीसी,
कोई डॉक्टर, कोई एसडीएम, कोई पटवारी, सब हरामखोर बने हुए हैं। एक भी आदमी समाज के लिए काम नहीं कर रहा, क्योंकि किसी भी बच्चे को समाज ने तैयार नहीं किया। उन बच्चों को तैयार करने की जिम्मेदारी मां बाप की अपनी उठाए बैठे, अपनी टोकरी अपनी लिए घूम रहे हैं कि मैं अपने बच्चे को यह बना दूं, मैं अपने बच्चे को यह बना दूं। आखिर में पता चलता वो कुछ बना ही नहीं। अरे एक बार अपनी जिंदगी का कैलकुलेशन करके तो देख लो, हासिल क्या किया और जो खोया उसके बदले में ठीक है क्या? जो सेहत खोई, जो परिवार खोया, जो समाज खोया, जो भाईचारा खोया, जो अपराध कमाए, वो सही थे क्या? वो कीमत सही है क्या इतने के बदले में? अगर वो कीमत नहीं है ना, तो भाई एक बार रुक जाओ, एक बार तय कर लो ठीक रास्ते पे हो कि गलत पे हो। और अगर गलत पे हो और अंदर से मानते हो कि गलत पे हो, तो एक बार बैठ के सोच लो सही रास्ता कौन सा है। सही रास्ता, वो सही रास्ता एक ही है, बस आपका एक ही काम है। मां बाप उस दिन मर जाता है जिस दिन उसका बच्चा पैदा होता है, तब वो मां बाप हो जाता है। और उसका एक एक पल, एक एक मिनट उस बच्चे के लिए होती है, ना कि उस बच्चे को पढ़ाने की, ना उस बच्चे के लिए वो समाज तैयार करने की जिसमें वो बच्चा सुरक्षित महसूस कर सके। वो कुछ भी काम ना कर रहा हो तो भी उसको रोटी, कम से कम वो भूखा ना मरे, तो उसको रास्ते पे चलते हुए इतना डर ना हो कि उसे कोई उठा ले जाएगा, उसको कोई मार देगा। ऐसे समाज के निर्माण करने का काम हमारा है एज अ पेरेंट, और उस काम को करने की शुरुआत करने वाले लोग यहां से आगे हमारे साथ चलेंगे। जिनको लगता है हम गलत रास्ते पर हैं, अपनी राम राम भाई, समझे नहीं बात? जो इस रास्ते पर चलेंगे, उस रास्ते पे आपको जो करना पड़ेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती, धर्म, जिस पर जैसे बात करनी पड़ेगी। फर्क सिर्फ एक ही है, हम लड़ाई लड़ेंगे अपने बच्चे के सच की, और सच की लड़ाई में एक ही नियम है, वो किसी का भी नुकसान नहीं कर सकता, किसी का भी। मेरे बच्चे का फायदा अगर किसी भी बच्चे का नुकसान करके हो रहा है, वो झूठ है, वो चोरी है, वो गलत है, वो अधर्म है। अगर हमको धर्म के रास्ते पर चलना है तो उसका एक रास्ता है, किसी भी आदमी के लिए अंदर में नफरत नहीं हो सकती, किसी भी आदमी को पीछे छोड़ने का विचार नहीं हो सकता, क्योंकि हम केवल तब जीतेंगे जब हम सब जीतेंगे। हमारा एक ही है, हम केवल तब जीतेंगे जब जब सब जीतेंगे, सब। और उसके लिए तब तक यह कोशिश करती रहनी है। जरूरी नहीं है कि इस जीवन में, इस लाइफ टाइम में हम ये सब कर पाएंगे, कोई जरूरी नहीं है। कोई भी आदमी अपना काम पूरा नहीं कर पाया। बाबर ने जो किया, अशोका ने जो किया, राज कर गए, वो चले गए, सब खत्म हो गए। उनका वंशज भी आज कोई नहीं पड़ा आपके आसपास मिलेगा, कोई नहीं कहेगा मैं बाबर का पड़पोते का पड़पोते का पड़पोता हूं, कोई नहीं कहेगा, सब खत्म हो जाएगा। आप सबने भी जाना है एक दिन, रास्ता है, छोड़ कर क्या गए, लेगेसी क्या छोड़ कर गए? जो बर्बादी चल रही थी उससे मुंह मोड़ करके शहर भाग गए थे क्या? वो जो बर्बादी गांव में हो रही थी उससे मुंह फोड़ करके मतलब कोसते रहते थे क्या? हमको मालूम नहीं है। और सारी की जड़ में एक ही चीज है, नॉलेज, समझ। वो समझ कहां से आएगी? चर्चा करनी पड़ेगी भाई, चर्चा तो होती ही नहीं ना, स्कूल में होती, स्कूल में भी डिक्लेमेशन। मेरा बेटा, मैं आपको बताता हूं यार, कमाल की बात है, कोरोना चल रहा था, कोरोना चलते चलते उसका फोन आया मेरे पास, उसे का फोन आया कि मेरे स्कूल में कंपटीशन है एस्से राइटिंग का और कोरोना पे एस्से लिखना है। मैं कहा देखो क्या माइंड प्रोग्रामिंग है, मतलब उस पे पूरा का पूरा डिटेल वो दे रहे हैं जो ऑनलाइन गूगल पे या सर्च इंजन पे मौजूद है। तो मेरे से बात कर रहा है, पापा आप जो कह रहे हो वो तो कहीं पे नहीं है गूगल पे, वो तो कह रहे हैं तो कॉन्स्पिरेसी है। मैंने कहा एक काम करो बेटा, कुछ मत करो, ज्यादा कैलकुलेशन में मत पड़ो, तुम्हें ऐसे लिखना है, तुम एक कैलकुलेशन करो कि 2017 में कितने लोग मरे, 18 में कितने मरे, कौन कितनी बीमारी से मरा, कौन कितनी बीमारी से, कौन किस तरह से मरा, किसका क्या रहा, और उसके लिए सरकारों ने क्या क्या प्रयास किए, सिर्फ चेक करो। उसने मुझे वो डिटेल भेजी ना, यू विल बी सरप्राइज्ड। मेरे को नहीं उस दिन आइडिया था, वो उसने मुझे भेजा। उसने मुझे भेजा कि अपने देश में 24 लाख बच्चा 5 साल से कम उम्र का केवल 3 कारणों से मर जाता है 5 साल से पहले, या तो इलाज ना मिलने की वजह से, या फिर कुपोषण की वजह से, या गलत इलाज हो जाने की वजह से। मैं हैरान था, ये डेटा किसी के पास नहीं है, कोई आंकड़े को शेयर नहीं कर रहा है, कहीं डिस्कशन में नहीं है। तो बोला पापा मैं लिखूं क्या इसको? मैंने कहा तुम्हारे पास 2 चॉइसेस हैं बेटा,
फर्स्ट आना है तो तुमको वही लिखना पड़ेगा जो सिस्टम चाहता है, तुमको उसी तरह का लिखना पड़ेगा और मीठे मीठे शब्दों में लिखना पड़ेगा कि सरकार ने बहुत अच्छा काम कर दिया इसमें रोकथाम के लिए, क्योंकि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। वो कह रही है कि आपको कैंसर का इलाज खुद कराना पड़ेगा, बुखार का इलाज खुद कराना पड़ेगा, आपको डायबिटीज का इलाज खुद कराना पड़ेगा, आपको और हार्ट के पेशेंट हो तो वो सारे इलाज खुद कराने पड़ेंगे, लेकिन कोरोना से नहीं मरने देंगे आपको। बाकी सारे इलाज में आपको चाहे जमीन बिक जाए, कोई चक्कर नहीं। आप कर्जे में हैं तो आपको चाहे सुसाइड करना पड़े, और उसकी टेंशन नहीं। तो मैं उसको बोला कि मैंने कहा कुछ नहीं करना बेटा, तुम्हें अपना ऐसे लिखना है तो वैसे लिखो जैसा तुम सोचते हो, भले ही कोई भी रिजल्ट आए। और वो तो रिजल्ट तो आना ही था, उसका तो सेलेक्ट भी नहीं हुआ, वो तो आगे भी नहीं गया, उसको बोलने भी नहीं दिया गया। दिस इज द वे एजुकेशन सिस्टम इज वर्किंग। आपके बच्चों को माइंड प्रोग्राम करके वो सब कहलवा रहे हैं जो वो चाहते हैं। सही है क्या? सही है क्या? अब आपको यदि अपने बच्चे के लिए कोई माहौल तैयार करना है, पहला नंबर आपको पहले अपनी समझ बढ़ानी पड़ेगी। बताइए, पहले अपनी समझ बढ़ानी पड़ेगी। अपनी समझ बढ़ने के बाद अपने आसपास के लोगों से बात करनी पड़ेगी, और जब आसपास के लोगों से बात करोगे ना तो एक ही जवाब आएगा जो मुझे उस गांव वाले ने दिया था पहली बार जब मैं अपना इंस्टीट्यूट बंद करके चला। जैसे क्या होता है, 2008 में मैं नौकरी लगा, 2012 में मैंने नौकरी छोड़ दी, सॉरी 4 में लगा, 8 साल करके, और 12 में छोड़ दी। अच्छा, 12 में छोड़ने के बाद 2016 में मैंने अपनी पत्नी को बोला कि पूनम, ये इंस्टीट्यूट तो समाज में कोड हैं, ये तो बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं, ये तो बच्चों को और कंपटीशन में लेके जा रहे हैं, ये तो पूरे के पूरे लोगों की उनकी पूंजी को खींच करके बर्बादी की तरफ लेके जा रहा है। ऐसा है जैसे सारे अपने नहू की कमाई और उठा के नाले में फेंक रहे हों, क्योंकि 99.99% बच्चों का तो फेल होना तय है। तो मैंने कहा ये इंस्टीट्यूट तो बर्बाद करेंगे, आज जाके गांव वालों को समझाएंगे और बात करेंगे। बोली अब नया दौरा पड़ गया तेरे को, पहले नौकरी छोड़ने का दौरा पड़ा था, अब गांव को समझाने का। अब मुझे बोलती कोई सुनेगा? मेरा एक ही जवाब था, और आज भी मेरा यही जवाब होता है जब भी वो मुझसे पूछती है कि क्या नतीजा रहा। मैं उसको एक ही लाइन बोलता हूं, मैं नतीजे के लिए काम नहीं कर रहा पूनम, मैं काम कर रहा हूं कि मुझे आज जो करना चाहिए वो सही है या गलत है। अगर मैं गलत कर रहा हूं तो नहीं करूंगा, और सही है तो करूंगा, चाहे नतीजा जो मर्जी हो। तो पहुंच गया जी, गांव में पहुंचा। अब कोई जानता नहीं, क्योंकि गांव छोड़े हुए अरसा हो गया। करनाल के एरिया में तो लोग जानते थे, वहां तो सब पता था, लेकिन उधर चंडीगढ़ कोई जानता नहीं था। पर मैं तो सुबह उठता, सोमवार की छुट्टी कर दी शुरुआत में, मुंह जिधर की तरफ मुंह हुआ गाड़ी का निकल गया। जहां 8 बज गए वहां सरकारी स्कूल के टीचरों से बात करनी शुरू करी। जब उसके बाद उनसे बात कर ली, उसके बाद प्राइवेट स्कूल्स जितने मिले, फिर गांव का सरपंच मिला, फिर देखा कि बात बन नहीं रही। क्योंकि 2015 में मैंने एक ट्राई किया था, 15 में मैं नरेंद्र मोदी साहब से मिला था और उनसे पूछ करके मैंने ये कहा था कि भाई हमारे पास एक ऐसी विद्या है जिसकी मदद से हम सब बच्चों का टैलेंट बता सकते हैं। भाई मुझे और तो कुछ नहीं पता, देखो आपके आने से मुझे इतना हौसला हो गया। सारे देश में सरकार कुछ करे या ना करे, जितने लोग यहां बैठे हैं, अगर इतने लोगों के प्रयास के बाद अगर अगले साल या 2 साल में हम पूरे भारत के लिए कोई आशा की किरण खड़ी नहीं कर पाए, तो इतना तो है कि हम सब लोग तो मिलकर के एक यूनिवर्सिटी अपनी खोल ही सकते हैं कि नहीं खोल सकते? भाई बाकी तो जाओ, कहीं भी जाओ, हम तो कर ही सकते हैं अपने बच्चों के लिए। भाई मुझे सबका टैलेंट पता करने का पता है। मैं ये कह रहा हूं, हम सभी बच्चों को क्या काम करने के लिए परमात्मा ने पैदा किया है, इसका पता लगाने के बाद उसको तैयार करने की प्रोसेस में शामिल कर लेते हैं और सबके लिए जीवन का एक आधार तैयार कर देते हैं। तो ये वाली बात मैंने जब मोदी साहब को बोली कि भाई कौशल विकास योजना चालू करी है आपने, PMKVY चालू किया था, तो मैंने कहा कि कौशल तो पता नहीं है हमको, तो कौशल विकास कैसे करेंगे? तो उन्होंने कहा कि अफसरों को मिलने के लिए DR कुल मिला करके मैं फिर स्मृति ईरानी से भी मिला, वो मैंने अपनी वीडियोस में खूब बोला हुआ है, तो आप सुन सकते हैं बड़े आराम से वहां पे। लेकिन अल्टीमेटली मुझे यह समझ में आया
कि किसी एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम या तहसीलदार, मास्टर, सबको में से किसी को यह नहीं पड़ी है कि आपके बच्चों के लिए वो कुछ करे। उनको अपनी नौकरी करने से मतलब है। वो अपने टाइम पर आते हैं, टाइम पर जाते हैं, जो ऊपर से आदेश से जाए गुलाम की तरह वो उसको फॉलो करके अपना कर देते हैं। उनको आपके बच्चे से कोई लेना देना नहीं है। अब वो क्यों करेंगे आपके लिए? अब आप कैसे करेंगे? आपके पास तो समझ होनी चाहिए। समझ देने का काम आपको बचपन से किसी ने दिया ही नहीं, क्योंकि बचपन से तो वही है, उस मां की तरह पेपर की तैयारी कराने में ही सारी जिंदगी बीत गई, सारे मां बाप की, सारे एग्जाम की तैयारियों में ही गुजर गई। तो समझ कैसे देंगे? स्वस्थ कैसे रहना इसकी समझ, गांव में कैसे आचरण करना इसकी समझ, कोई गलत चीज हो रही है उसका विरोध कैसे करना उसकी समझ, कोई चीज टूट गई है घर में उसकी समझ, उसको ठीक करने की समझ, रिश्ते टूट रहे हैं उसकी समझ, जीवन में कोई चीज गलत आ जाए, फेलियर आ जाए, अगर हम फेल हो जाए उसकी समझ। कोई समझ देने वाला काम तो हो ही नहीं रहा है समाज के अंदर। तो फिर किसी को मालूम नहीं, और उनको यह पता है कि जिनके बच्चे बर्बाद हो रहे हैं अगर वही सो रहे हैं तो हमने क्या ठेका ले रखा है। तो फिर यह कैलकुलेशन करने के बाद मैं गांव में जाना चालू किया। सब हार के मेरे को यह समझ में आया कि पेरेंट से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि स्टेक होल्डर पेरेंट है। उसको इसका काम जो करेंगे वो पेरेंट करेंगे, कम से कम अपने बच्चों के लिए कुछ तो ट्राई मारेंगे। उसका रीजन क्या है? रीजन तो ये है, मैंने गांव वालों को समझाया कि देखो जी, ताऊ जी बात सुनो, अब पहले तो बात ही सुनो, पहले तो यही कहानी बड़ी है। आज तो आप लोग अपना पैसा खर्च करके यहां तक पहुंच गए। पहले दिन तो मैं जब गाड़ी उठा के निकला, गांव में कोई बात करने को बंदा ना मिले, तो जहां चौपाल में ताश खेल रहे थे कुछ बूढ़े, बैठ गया जी उधर जाके। मैं कहा ताऊ बात करनी है। वो बोले क्या बात करनी भाई? मैंने कहा जी बच्चों के बारे में बात करनी, आने वाले टाइम में हमारे बच्चों के लिए बड़ा खतरा हो रहा है, उस पर चर्चा करेंगे। उसने बोला, ऐसे पत्ते बांट रहा था जब बोला था उसने, पत्ते, क्योंकि बाजी खत्म हुई तब मैंने बोलना चालू किया, तो पत्ते बांटते बांटते बोला क्या बात करनी, तो मैंने अगली बात कही, तब तक उसके पत्ते बंट चुके थे, ऐसे ऐसे करके। हाँ बोल भाई, मार के पत्ता बोल भाई। तो मैंने कहा जी थोड़ा सा एक बाजी खत्म कर लो, उसके बाद कर लेते हैं। अब बाजी खत्म, बोला ये तो लेट होएगी खत्म। मैं कहा कोई बात नहीं, मैं खड़ा हूं। एक हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी, उसने देखा कि ये बेशरम जाएगा नहीं यहां से, तो जब बाजी खत्म हुई तो वो पत्ते नपेट समेट के मुझे बोला हाँ बता, अब बता। ले, सारे घूम के मेरी तरफ मुंह कर लिया। तो मैंने उनको अपनी जो बात मेरे पास थी मैंने बताया। और सबसे पहले बात करने से पहले तो उन्होंने मेरे से यही पूछा, मेरे हाथ में एक काला सा बैग था जैसा होता है अटैची टाइप का, उसमें कुछ दस्तावेज थे जो मैंने अपनी फाइंडिंग थी। मैं तो बड़ा राजी होकर जाता था ना, ये दिखाऊंगा सबूत कि देखो मैंने ऐसा ऐसा काम कर रखा है, मैं ये कर चुका हूं, मैं तुम्हारे बच्चों के लिए ये कर दूंगा, तुम्हारे गांव के लिए ये कर दूंगा। मैं तो पूरा खुश होकर जाता था कि कोई भी माँ बाप जो है ना वो नहीं करेगा। और बैग को देख के सबसे पहले वो ये पूछता, भाई क्या बेचना आया? मैं कहा मैं कुछ बेचने नहीं आया हूं भाई, मैं तो बात करने आया हूं। क्या बात करने? तो फिर जब बात करने लगा और बात बताई मैंने, तो बात सुनने के बाद ऐसे बैठे बैठे, भाई छोरे बात तो तेरी पते की है, 16 अन्य सच है, पर हमारी तो कोई गराई भी नहीं सुनता, हमारी तो हमारे घर वाले भी नहीं सुनते, हम कुछ नहीं कर सकते। ओके थैंक यू, और चल भाई। फिर अगली जगह, फिर अगली बैठक में, कहीं हुक्के पर, कहीं कोई, कहीं कोई, कहीं कोई। मुझे हौसला कहां से मिला जब 3-4 राउंड हो गए। अब हर बार पूनम पूछे कुछ आई बात समझ में लोगों के? मैं कहा आ जाएगी। अब मैं उसको क्या कहूं कि सुनते ही नहीं है, पूरा दिन भौंक भौंक के आ गया मैं, कोई नहीं सुनता है, कोई सुन ही नहीं रहा। मैं कहा आ जाएगी। एक दिन क्या हुआ, एक दिन अचानक से मैं जब उन गांव वालों को जो ताश वाले थे उनको बता के चला, जब मैं चलने लगा तो वो जो ताश खेलने वालों के साथ में बैठा आदमी था ना, वो बैठा था कहीं दीवार पे। वो एक लड़का था, वो 2 लड़के उठ करके मेरे पास आए मेरे साथ जब मैं गाड़ी में बैठने लगा, और मुझे बोला बलारा जी। मैं कहा हाँ, हमें बताओ क्या था वो बात, आपकी सही लगी हमें, कैसे कर सकते हम अपने गांव के लिए। ओहो मिल गया भाई, पहला आदमी मिल गया। बैठ के चर्चा करी मैंने, तो वहां पहला आदमी मिला मुझे। वो बड़ी ऐसा लगता था जैसे बड़ी तपस्या चल रही है और परमात्मा ये देख रहा है कि देखते हैं ये आदमी कब हार मान जाएगा। बड़ी दिक्कतें आती हैं रास्ते में, कभी कुछ कभी कुछ। हमें गांव में तो प्रूव करने की पोजीशन पे आ गए थे 2020 में, और कोरोना आ गया। फिर लड़ाई चालू करी,
फिर 3 साल तक भौंकते रहे, फिर उसके बाद अभी तक बोलते बोलते हम तो हटे नहीं। और हमने देखा कि ताश वालों से बात करते हुए ये दीवार पर बैठे हुए इतने सारे लोग मिल गए। तो ये समझ में आया कि प्रयास कहीं भी करोगे उसका असर ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं हो रहा है, तो उससे ऊर्जा मिलती है, हिम्मत मिलती है कि होगा, करेंगे, जितना बनेगा उतना तो करेंगे। जरूरी थोड़ी ना है कि मंजिल तक लेके जाना है। हमें यह तय करना है कि हम किस तरफ थे, अपने बच्चों की बर्बादी करने वालों के पक्ष में खड़े थे या हम उसके लिए लड़ रहे थे। तो इसके लिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो मालूम पड़ता है कि हां कुछ बड़ा होने वाला है, और फिर हिम्मत बढ़ती है। तो आप सब लोग जितने भी आप यहां आए हैं, मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे कितनी ऊर्जा मिली है, मुझे कितनी हिम्मत मिली है। जिन साथियों ने मेहनत करी थी, जो साथी चले थे, जो कभी 10 साल पहले चले थे वो बीच में छूट गए, कोई 8 साल पहले चला वो छूट गया, क्योंकि वो थक जाते हैं। वो कहते कितने दिन से यही बोल रहा है यार, कितने दिन से यही बोल रहा है, मैं क्या करूं बताओ, तुम बताओ ना। उनके सिस्टम के सामने सरेंडर कर दे क्या? मैं जब तक जिंदा हूं मैं अपने बच्चे के लिए सरेंडर नहीं करूंगा, मैं लड़ूंगा, सीधा आखिरी सांस तक लड़ूंगा। मुझे इस सिस्टम को ठीक करने की लड़ाई लड़नी है, मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं है। आपके पास है तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मेरा कलेजा उस दिन फटने को आया जिस दिन मेरे बच्चे ने मुझे यह बताया। 5वीं क्लास में था वो, शायद 10 साल का रहा होगा, और उसे यह भी नहीं मालूम था, क्योंकि हम डॉक्टर्स के पास नहीं जाते होते हैं आमतौर पे, डॉक्टरों के पास हमारा कोई लेना देना होता ही नहीं है, एलोपैथी वाले राक्षसों के पास तो बिल्कुल ही नहीं। कभी जाना पड़े तो बात अलग है, अभी तक तो हम कोशिश करते हैं बचे रहें। लेकिन जिस दिन मैं अपनी क्लास में पढ़ा रहा था, मेरा ऑफिस, जब मैंने पूनम को बोला कि ये कोचिंग सेंटर कोड है, हमें बंद करना पड़ेगा, ये वो टॉयलेट करने के लिए नीचे गया, मेरा फर्स्ट फ्लोर पे ऑफिस था। वापस जब आया तो मैंने बोला काफी देर हो गई, लेट क्यों हो गया? तो उसने मुझे बोला हाँ रखिए भाई, आवाज ही लगी, ऊपर करिए। तो उसने मुझे बताया कि नीचे टॉयलेट में ना एक डॉक्टर अपने आप को इंजेक्शन लगा रहा था। उसने सोचा डॉक्टर होगा वो इंजेक्शन जो लगा रहा है खुद को ही। मैंने कहा फिर? कहते इंजेक्शन लगाते लगाते वहीं सो गया। तो मैं उसको देख रहा था। मैं उसको क्या बताऊं कि वो नशा था और वो सोया नहीं था, वो गिर गया था। फिर एक दूसरा डॉक्टर आया, वो भी ऐसे इंजेक्शन लगा रहा था, वो भी गिर गया, वो भी सो गया। मैं तो उनको देख रहा था। मेरे पास 2 बच्चे पढ़ते थे, एक डीएसपी के। मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा भाई साहब बहुत बुरा हाल है, मेरे क्लास के बच्चे, मेरे इंस्टीट्यूट के बच्चे भी यहां जाते हैं, तो अच्छा नहीं है, ये गलत है, इसको ठीक करो, इसको यहां से भगाओ इनको। उसने मुझे एक जवाब दिया, बोले बलारा जी यहां से भगा दूंगा तो किसी और टॉयलेट में जाके करेंगे, आपके वाले बच्चों को बचा देंगे तो किसी और के बच्चों को खराब करेंगे, अभी यहां से बच देंगे तो कहीं और जाएंगे, आप अपने बच्चे को कब तक बचाएंगे? इट वॉज रियली क्वेश्चन। मेरे को समझ में आया कि यार गांव के परले सिरे पे अगर कोई नशा करने लग जाए, उसका नशे का खर्चा जब नहीं चलेगा तो नशे बेचने वाला आदमी उसको एक ऑफर देता है, 10 कस्टमर नए ला दे, तेरा फ्री कर देंगे। अब वो 10 कस्टमर कहां से लाएगा? अपनी जानकारी गांव में से, रिश्तेदारी में से निकालेगा ना 10 कस्टमर, उनको करना सिखाएगा। मैंने पहली बार जब बीड़ी पी थी तो मेरे पड़ोस का मेरा चाचा लगता था, वो मुझे बोलता है काले तू, मेरा घर का नाम काला है, मेरे को बोलता है काले तू मोटा नहीं होता। मैं बड़ा सुक्कड़ सा पतला सा आदमी था, बच्चा था। मैं बोलता पता नहीं चाचा, मैं तो खाऊं भी खूब हूं और मोटा होता नहीं। ले बीड़ी पी ले, मोटा हो जाएगा। ये लाइन मुझे याद है भाई। मतलब उसने मुझे मोटा होने का लालच दे के खिला दी, तो किसी को और को भी तो इंटेलिजेंट होने का लालच दे के कोई ना कोई दे सकता है कि देख तेरे सारे प्रश्न याद हो जाएंगे, देख तेरी मां की सारा गुस्सा भूल जाएगा, देख दुनिया की इतनी डिप्रेशन गायब हो जाएगा, एक सुई ले और कचाक मौज जिंदगी की। और वो करके देखे खत्म।
अब वो मुझे समझ में आया कि एक दिन वो 10 कस्टमर बनते बनते मैं अपने वाले को कब तक बचाऊंगा भाई? बताओ कब तक बचाओगे? आप कब तक बचाओगे? अगर ये नशा यूं ही बढ़ता रहा, अगर ये हर कोने पर ऐसे चमचमाते ठेके बनते रहे जैसे बन रहे हैं, अगर ये हर गली में, हर यूनिवर्सिटी में ऐसे ही आपको ड्रग्स मिलती रही, आप कब तक बचाओगे अपने बच्चे को? मैंने अपना बच्चा आज तक कॉलेज नहीं भेजा है, सिर्फ इसलिए नहीं भेजा है, इंजीनियरिंग कॉलेज में तो कभी नहीं भेजूंगा, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज में सबसे ज्यादा सप्लाई होती है ड्रग्स की, और जिस कॉलेज में पढ़ता है वहां भी नहीं भेजूंगा, नहीं भेजूंगा। जब तक कोशिश होगी, फेल हो जा कोई दिक्कत नहीं है, बट आई डोंट वांट टू सी यू कि तुम ड्रग्स के अंदर घुस गए हो। तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है, मैं जब तक बैठा हूं तुम्हारी टेंशन नहीं। मैं फेलियर हूं, अगर मैं तेरे लिए कोई समाज में जगह नहीं खड़ा कर पाया, अगर मैं तेरे लिए कोई सुरक्षित समाज नहीं बना पाया, तो मैं फेलियर हूं। मैं अपने बच्चे को बोलता हूं, तेरी कोई सिरदर्दी नहीं, तू कुछ भी अपराध करेगा, तू कुछ भी गलत काम करेगा, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुझे सिखा नहीं पाया, मेरी जिम्मेदारी है कि मैंने तुझे ऐसा गंदा समाज दिया जहां से तूने अपराध सीखा, जहां तूने किसी लड़की की तरफ गलत नजर से देखना सीखा, जहां तूने ड्रग्स लेनी सीखी। मैं अपराधी हूं एज ए पेरेंट, मेरी गलती है, मैं अपनी गलती के लिए तुझे नहीं कोसूंगा, इसलिए तुमको कुछ भी ऐसा नहीं करने की जरूरत है। तुम जब तक मैं बैठा हूं तब को चिंता नहीं करना, तुम केवल वो ढूंढो कि तुम्हें कहां आनंद आता है। हां, जिस दिन मेरे बच्चे को, मेरे को बोला, उसने मुझे बोला, पापा आप बोलते थे ना मौज करनी मजा आता, मैं कहा अब मुझे खेलने में वो मजा आता है। मैं कहा बस मेरा अब काम हो गया, बात खत्म है। क्योंकि अपन ने कभी मैंने कभी उसके लिए तैयार किया ही नहीं उसको कि मेडल लाना है, कुछ नहीं। डे 1 से लेके आज तक मैंने उसे बोला कुछ नहीं, मुझे तुम्हारा मेडल नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा कोई रिजल्ट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए। जब तू किताब पे बैठा हो ना, तो किताब को ऐसे पढ़ रहा हो जैसे अपना फेवरेट खाना खा रहा है। जब तू काम कर रहा है, खेल रहा है ना, तो खेलते हुए ग्राउंड में मुझे लगना चाहिए कि बच्चे को मजा आ रहा है। अगर परेशान होता है ना, मत कर, कुछ और ढूंढेंगे यार, मिलके ढूंढेंगे, बाप बेटा दोनों, क्या दिक्कत है? मेरे लिए दुनिया कोई मायने नहीं रखती है, हम दोनों मिलकर ढूंढेंगे। बट एक दिन हमको वो चीज मिल जाएगी कि तुमको 45 साल 40 साल में जाके ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे जिंदगी में क्या करना है, तुम्हें अपने आप किक मिल जाएगी। वो राजू भाई बैठे हैं, वो बोलते हैं कि वर्मा जी को देखते ही बोले वर्मा जी किक दे दिया आपने, मजा आ गया, मतलब समझ के। वो जो अंदर से ऐसे निकलता है ना, जो वो चाहिए हमको अपने बच्चों का, हमको वो चाहिए। आपको अपनी सारी जिंदगी की दौलत लगाकर भी, सब कुछ खर्च करके भी, यदि आप अपने बच्चे से ये निकाल पाओ, ओ ये करना है, दैट इज द डे जब आप सक्सेसफुल पेरेंट हो जाओगे। उस दिन आपकी पेरेंटिंग सक्सेसफुल मानी जाएगी। अदरवाइज आप अपने बच्चे को एक ऐसे अंधे कुएं में धकेल रहे हो जिसका कोई अंत नहीं है, जिसमें बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। उसको वहां रैट रेस में ऐसा दौड़ा के रखा हुआ है जिसके अंदर केवल और केवल बर्बादी है। एक बार जाकर के देखो तो सही, मेट्रो में ऐसे फोन पे लगे गधे गुलाम ऐसे बैठे होते हैं सारा दिन मोबाइल के ऊपर। पूरा मेट्रो देखो, बस स्टैंड देखो, सड़क पे चलते हुए ऐसे गधों की तरह ऐसे बेवकूफ बना दिए। और इन सरकारों को मालूम है, इन कंपनियों को मालूम है कि ये एडिक्शन इतना खतरनाक है, नशे से भी बुरा, इसीलिए बार बार लॉकडाउन लगाकर आपके बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई दे रहे हैं। मैंने नहीं दिया, अभी 18 साल का है मेरा बेटा, कॉलेज में जाता है, उसके पास आज भी टच वाला फोन नहीं है। मैंने बोला फेल हो जा, होमवर्क ना कर, स्कूल छोड़ दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मोबाइल नहीं दूंगा, बस मोबाइल से बढ़िया जहर की पुड़िया खा लियो। क्योंकि मोबाइल वाला बच्चे को आखिर में जाकर के एडिक्ट हो करके, बाद में नशा करके, बाद में सुसाइड ही करना है, आखिर में उसे मरना ही है, कंफर्म है ये, मैं सबको बता रहा हूं। जो भी करे, अगर आज अपने बच्चे के हाथ से मोबाइल छीन लोगे, वो पैर पटकेगा, रोटी नहीं खाएगा, 10 दिन ना खाए कुछ फर्क नहीं पड़ता, 42 दिन तक बिना खाए भगत सिंह जेल में रह लिया था, मार खाता खाता, कुछ नहीं फर्क पड़ता होता है। लेकिन आप अपने बच्चे को बचा लोगे, जो भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े, अल्टरनेट ढूंढो यार, पड़ोस से टीचर ढूंढ लो। आप अपने लोग नहीं ढूंढ सकते, इतने बेरोजगार बच्चे घूम रहे हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, आपको जरूरत पड़ेगी उसको कि वही पढ़ाएगी तुमको। कौन है, जरा जाकर के देखो तो सही, प्राइवेट स्कूलों में कौन पढ़ा रहा है? टाइम पास के लिए पढ़ाते हैं प्राइवेट स्कूल के अंदर, कोई सैलरी नहीं मिलती है, गधों की तरह काम पेलते हैं, उनको बाहर जाकर के ट्यूशन मिल जाती है, इसलिए पढ़ाते हैं प्राइवेट स्कूलों के अंदर। वो प्राइवेट स्कूल का कल्चर पूरे गांव के सामूहिक स्कूलों पे कब्जा करने के लिए ही खड़ा किया गया था।
और ये नंबरों वाला सिस्टम भी इसलिए खड़ा किया गया है कि आप सब लोग एक दूसरे के दुश्मन बने रहो, क्योंकि सबके बच्चे एक दूसरे के दुश्मन हैं। यहां जितने भी कंपटीशन में बैठेंगे, हमको इस कंपटीशन से बाहर आना है। हम इस कंपटीशन के लिए पैदा नहीं किया अपने बच्चों को, हमने सह अस्तित्व में रहने के लिए पैदा किया है। दुनिया के जितने जानवर हैं, जितने पेड़ पौधे हैं, आपने पेड़ के ऊपर पेड़ उगा देखा होगा, आपने पेड़ के ऊपर बेल चढ़ी देखी होगी, एक पेड़ पर दूसरे पेड़ की कलम लग जाए तो उसके फल देखे होंगे। अगर गाय का बछड़ा मर जाता है तो वो वहां के पड़ोस के कुत्ते उसका दूध पी लेते हैं। कुछ भी ऐसा हो जाता है। पूरी सृष्टि के अंदर सह अस्तित्व की ऐसी भावना है कि जब तक जान पर ना आ जाए, जब तक भूख से ना मर रहा हो, शेर भी किसी जानवर का शिकार शौक के लिए नहीं करता है, लेकिन हम लोग रोज शिकार कर रहे हैं, रोज शिकार। क्योंकि अपने काम में आनंद नहीं आता, इसलिए हमको पहले बहुत सारे पैसे इकट्ठे करने हैं, एक मकान बनाना है, एक गाड़ी लेनी है, एक ब्याह करना है, और इस ब्याह को करने के बाद फिर हमको क्या करना है, फिर कहेंगे फिर मौज करेंगे। अरे तब तक तो कंजर होने की आदत पड़ जाएगी भाई। ये तो आदत की बात है मौज लेना, ये कोई स्थिति की बात नहीं है। अगर पैसों से अगर कुछ बनता होता तो 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रोज कमाने वाला अडानी ऐश कर रहा होता, नहीं कर रहा। वो मंत्रियों को सेट कर रहा है, वो लोगों को सेट करता फिर रहा है। नहीं भरने वाला, जितना मर्जी कमा लो नहीं भरने वाला, जो मर्जी कर लो नहीं होने वाला। आत्मसंतुष्टि केवल एक चीज से मिलेगी कि जिस वक्त आप मर रहे हो आपका बच्चा आपके साथ है कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो जैसे चंडीगढ़ के अंदर हमारे वहां बड़ा अफसर, आईएएस अफसर रिटायर हुआ, बेटा कनाडा, बेटी अमेरिका, एक हफ्ते बाद सड़ांद आई पड़ोसियों को, तब जाकर के बाहर निकाला, और उसका अंतिम संस्कार भी वीडियो कॉल से हुआ। और जब बेटा बेटी आए तो सारी प्रॉपर्टी का सिर्फ बंटवारा करने के लिए आए, कुछ नहीं था। कोई लॉजिक नहीं बनता है, किसी भी आमदनी का कोई लॉजिक नहीं बनता है। अगर आप अपना बच्चा नहीं कमाया तो आपने कुछ नहीं कमाया, सीधी सी बात है। इस लॉजिक को आप लेकर के चलना है आपको। यहां से आपको यह मान करके चलना है कि सब कुछ खो करके भी अगर आपको अपनी औलाद मिलती हो, क्योंकि आपको परमात्मा ने अपना रूप दिया है। जब वो पैदा किया तो उसने अपना रूप दिया, संपूर्ण 100% सही परमात्मा का काम करने के लिए पैदा हुआ वो बच्चा। वो दुनिया के काम करने के लिए, कंपनियों के काम करने के लिए पैदा नहीं हुआ है, लेकिन उसको लगा रखा है किसी और ही काम में, एक दूसरे को लूटने में, एक दूसरे को खसोटने में, एक दूसरे की पूरी जिंदगी जेब भरने में, अब प्रॉपर्टियां इकट्ठी करने में, बस इसी काम पे लगा रखा है। पता नहीं किस अंधी दौड़ में हम दौड़ रहे हैं। आज का जो ये सेमिनार है, ये सोए हुए लोगों को, आप सब लोग जागे हुए लोग हैं, आपके जरिए वो जो देख रहे हैं दूर देश में या कहीं भी सोच रहे हैं, उन सोए हुए लोगों को झकझोरने के लिए है कि उठ जाओ यार, उठ जाओ, बहुत बर्बादी हो गई, बहुत बर्बाद कर लिया, नहीं बनेगी बात, जितना मर्जी कमा लो कुछ नहीं बनेगा। आपके बच्चों के लिए उन्होंने पूरी तैयारियां करके रखी हुई है, और आपके पास उठने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है आपके पास। एक एक आदमी को अपनी सेना बनानी पड़ेगी, एक एक आदमी को अपने जैसे लोग तैयार करने पड़ेंगे। जितने लोग यहां गांव से आए हैं, एक एक आदमी को जाकर के गांव में ना सुने क्या फर्क पड़ता है। आप कौन सा पहले दिन आ गए थे इस सेमिनार में, हमको भी तो कितना जोर लगाना पड़ा था। 19 नवंबर की रैली में लोग इकट्ठे करने के लिए हमको गाड़ियों के तेल के खर्चे देने पड़े थे, दान मांग करके। आज नहीं दिया है जी किसी को भी 1 रुपया तेल का, किसी ने किसी को भी आज नहीं दिया है। उस दिन दिए थे हमने, क्योंकि उस दिन हम मेहनत नहीं कर पाए थे, उस दिन हम आप तक पहुंच नहीं पाए थे। आज हम पहुंच पाए हैं। आज हम बिल्कुल ठोक बजा कर ये कह सकते हैं कि निग्गर लोहे सेनापति इकट्ठे हुए हैं आज हमारे पास। आज हम ये कह सकते हैं कि अब हम बदलाव से ज्यादा दिन दूर नहीं है, क्योंकि अब ये ताकत अगर आप में से कुछ लोग निकल के आ जाए, मुझे चाहिए मात्र 200 लोग, अगर 500 हो जाए तो ज्यादा, लेकिन मुझे मात्र 200 लोग चाहिए, 200 लोग। आप एक कॉल दूंगा मैं, 200 लोग अगर आप में से समझे हुए आते हैं, आप में से बेसिक ट्रेनिंग पूरी करी, किसने करी है बेसिक ट्रेनिंग एजुकेशन की, बताओ। अरे वाह, पहली कंडीशन है, जिसने नहीं करी है मेरे साथ कनेक्ट होने के लिए बेसिक ट्रेनिंग करनी पड़ेगी।
घर पे बैठ के करनी पड़ेगी, घर पे बैठ के, कुछ कहीं नहीं जाना है आपने, कुछ नहीं करना है, ना फालतू सुनना, कॉपी पेन लेके बैठना है। आपके बच्चे की बात मैंने उस ट्रेनिंग में करी हुई है, हर ट्रेनिंग में मैंने आपके हर बच्चे की, जितने लोग बैठे हैं सबके बच्चों का मैंने जिक्र किया हुआ है। आपको वो ट्रेनिंग करनी है, वो इसलिए करनी है क्योंकि जिसने वो ट्रेनिंग कर ली उसे गांव में बताना आ जाएगा कि कहना क्या है, उसे मालूम पड़ जाएगा हम करना क्या चाहते हैं। यहां पर हमारे बीच में ये राजहंस, अपना राजहंस कॉलेज है, हंसराज कॉलेज से प्रोफेसर रामवीर बैठे हुए हैं। इन्होंने जब वो ट्रेनिंग करी थी, मतलब कब करी थी रामवीर भाई? 2017 में जब इन्होंने ट्रेनिंग की थी। आप आना एक बारी, आओ स्टेज पे, देखो मैं आपको अगर जिसको ये समझ में आ गई, मैं उसकी सिर्फ एक प्रोसेस बता रहा हूं आपको कि आपको अंदर तक कैसे जोड़ता है वो आपके परिवार, आपके समाज और अपने गांव के साथ में। ये प्रोफेसर रामवीर है, 2017 में इन्होंने रिसर्च करी थी, पहले 2017 में उसकी ये रिसर्च पेपर बनाया उसका है, और इसका ये अब ये बन गया, मतलब अब ये देखिए एडवांस ट्रेनिंग का, कि भाई आप ये सारी की सारी रिसर्च उसके बेसिस पर है जो उन्होंने सीखा है आज तक, और अब वो अपने गांव के ऊपर काम करने वाले हैं। आप सोचिए अगर इनके जैसे मात्र गांव में 10 लोग हो जाएं, दूर है क्या बहुत ज्यादा बदलाव? दूर है क्या? लेकिन वो 10 लोगों के लिए भाई 12 साल लगे हैं मुझे, मेरे पास और 12 साल भौंकने के नहीं है। मैं आगे बोलने वाली अपनी टीम, अपनी फौज तैयार करना चाहता हूं, बहुत बोल चुका हूं, अब करना चाहता हूं, कुछ भी करना चाहता हूं। बोल बोल कर काम नहीं चलेगा, और करने के जब मुझे कुछ करना पड़ेगा तो आपको बोलने की एक फौज चाहिएगी मुझे। 7000 गांव हैं पूरे हरियाणा में, 7000 गांव, मुझे हर गांव तक जाना है, क्योंकि किस गांव का कौन नशेड़ी कब मेरे बच्चे के लिए नशे का इंजेक्शन लिए खड़ा हो मुझे नहीं मालूम है। मैं नहीं छोड़ सकता एक भी गांव को, मैं तो नहीं छोड़ सकता। आपको लगता है छोड़ना चाहिए तो आप बता दीजिए। आप जिस राज्य के हो, आपके राज्य का आप नहीं छोड़ सकते। आपको यह मूवमेंट ऐसे बढ़ानी पड़ेगी जैसे हम अपनी, मतलब इस तरह से बढ़ानी पड़ेगी जैसे आग की तरह फैलती है कोई बात, इस पे इतनी चर्चा करनी पड़ेगी। ऑनलाइन अपने को रोज की रोज चाहे लाइव आकर के बोलना पड़े। मैंने देखा है, जब मैं पहली बार लाइव आया मुझे 2 लोगों ने भी नहीं देखा था, मैं कहा 0 व्यूज। आप में से बहुत साथी हैं हमारे, ओ सुरेंद्र अपना जंडमन गोलियाड़ा बोलता है, मैनू पता नहीं सी जी मैं इतना चंगा बोलता, मैनू पता नहीं इतने लोग देख जाएंगे। उसकी वायरल ही हो गया वो, पूरी बातें सुन के पूरा गांव समझता है उसका मतलब। कोशिश करेंगे 100% होगा, बस अंदर ये फीलिंग होनी चाहिए होगा। अगर अंदर ये फीलिंग हुई कुछ नहीं हो सकता। जाओगे ना जब, तो लोग निराश बैठे हैं, परेशान बैठे हैं, दुखी हैं, बटे हुए हैं, अंदर से फ्रस्ट्रेटेड हैं। पिछले 35-40 साल से सिर्फ धोखा देखा है। जो भी कोई नया आदमी आता है ऐसे लोग इकट्ठे करता है और उनकी भावनाओं को किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को बेच देता है या खुद अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना डालता है। वो ये काम करता है, उसको यही करना है। जैसे इनको लगता है जैसे कि राजनीति से होगा, राजनीति एक हिस्सा है इस बदलाव का। शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म, इन सब की पुनर्परिभाषा हम लोग करेंगे, जिसमें एक भी बच्चे को नहीं छोड़ना, जिसमें किसी का भी नुकसान ना हो, ऐसी परिभाषा बनाएंगे। राजनीति एक हिस्सा बनाएंगे उसका, ना कि राजनीति करने का पर्पज। और मैं आपको बता दूं, जितने साथी मेरे साथ टीम में काम करते हैं, मुझे अंकुश है अपना, अंकुश खोखर, वो बैठे हैं। अंकुश भाई ने जब पहली बार मिले थे तो मुझे कहा था कि देवेंद्र भाई, वो उनको डाउट थे बहुत सारे, उन्होंने मुझे पूछा था कि क्या करोगे आप, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो उन्होंने कहा करना क्या है। मैंने कहा आपको अभी फिलहाल, मैंने इनको यह बोला था, आपको अभी फिलहाल एक काम करना है। अगर कभी जिंदगी में मैं चुनाव लड़ने की बात करने लगूं तो तुमने पूरा जोर लगाना है कि मेरे को चुनाव नहीं लड़ने देना। बस अगर मैं चुनाव नहीं लड़ाना, अपन सब कुछ कर जाएंगे, सब कुछ कर जाएंगे। बस हमें लड़वाने के लिए यार, मैं कौन ठेकेदार होता हूं चुनाव लड़के चीजों को ठीक करने वाला। यदि हम लोग हर गांव से 10-10 योद्धा
ईमानदार योद्धा खड़े नहीं कर सकते समाज में, अगर हम ईमानदार लोगों की एक पूरी फौज खड़ी नहीं कर सकते, कोई बदलाव नहीं हो सकता। एक रास्ता है सिर्फ, चुनाव। तो अगर हमारे पास ईमानदार लोग ही नहीं है, लीडर कुछ नहीं कर सकता भाई। हमारे साथ जुड़े हुए कुछ लोग लोगों को महंगे महंगे सामान बेच करके, अपने ही लोगों को काट करके, अपने ही लोगों से पैसे उधार लेके वापस ना देने वाले जा चुके हैं छोड़ करके। जनता सरकार मोर्चा से कोई नहीं है। जिनको लगता था चुनाव लड़ना ही एकमात्र ऑप्शन है, वो जा चुके हैं। जिनको लगता था कि भाई संगठन बनाओ, मैंने कहा नहीं बनाएंगे हम संगठन। आज तक जनता सरकार मोर्चा बिना किसी प्रधान के चल रहा है, एंड यकीन मानिए इसका कोई प्रधान बनेगा भी नहीं। आप लोग अपना प्रधान बनिए, आप लोग अपने 10 लोगों को लीड कर सकते हैं। 10 लोगों का प्रधान आप ऑटोमेटिक है, डिसाइडेड है, कोई टेंशन ही नहीं। आपकी लीडरशिप को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। तो हमने यह प्लान किया कि 7000 गांव हैं पूरे हरियाणा के अंदर। अभी टारगेट हरियाणा है मेरा, क्योंकि हरियाणा से अगर कोई चीज निकलती है, वेव निकलती है। 5 साल हैं चुनाव के, अभी हमारे पास चुनाव नहीं है। कोई नहीं कहेगा कि ये चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। हम एक ही बात कहेंगे, 4 साल अपने बच्चों के लिए कर लो। लास्ट के 1 साल में पार्टी वालों के पीछे दुम हिला करके घूम लेना। 4 साल तो अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। उस 4 साल में हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट यह है कि हर गांव में कम से कम समझे हुए 11 लोगों की एक टीम तैयार करनी है। हर गांव में मिनिमम, अगर हमारे पास 7000 गांव से 11 लोगों की टीम बनाने की कैपेसिटी नहीं है तो हम बदलाव नहीं कर सकते। इसका मतलब जब तक ये 11 लोगों की टीम नहीं बनेगी, हम अगले स्टेप पर नहीं बढ़ पाएंगे। तब तक हम लोगों को ट्रेंड करते जाएंगे, लोगों से बोलते जाएंगे, लोगों के साथ चर्चा करते जाएंगे। तो यदि आप में से मुझे 200 लोग मिलते हैं जो पार्ट टाइम या फुल टाइम, मिनिमम 200 बोला मैंने, जितने ज्यादा होंगे उतना बढ़िया। 7000 गांवों में जाने के लिए एक आदमी के हिस्से में 35 गांव आएंगे। 35 गांव में अगर डेली एक गांव में जाता है, सुबह से लेकर रात तक रहता है और वहां काम करता है, तो हमारे पास मात्र 35 दिन के अंदर हम 7000 के 7000 गांव में अपने इस विचार को पहुंचा सकते हैं कि नहीं पहुंचा सकते हैं? क्यों जी, पहुंचाया जा सकता है ना। विचार पहुंचने के बाद बदलाव आसान है। जब तक विचार ही नहीं पहुंचा, जब तक अंदर से यह भाव ही नहीं पहुंचा कि हो सकता है, तब तक कुछ नहीं होगा। मैं आपको यह बात बहुत स्पष्ट तरीके से बोल रहा हूं और बिल्कुल कन्विक्शन के साथ बोल रहा हूं। मैं किसी भी कीमत पर अंधे कुएं में अपने लोगों को, अपने साथियों को, अपनी ट्रेन टीम को नहीं धकेलने वाला। तब तक हम क्या करने वाले हैं, आप हमारे मिशन को एक बार समझ लीजिए कि हम करने क्या वाले हैं। हर गांव से 2 बच्चे लेने हैं हमने, हर गांव से। और हमको वो 2 बच्चे लेने हैं जो मां बाप अपने बच्चों की कमियां बताएंगे पेपर पे लिख के। जिस बच्चे में सबसे ज्यादा कमियां होंगी वो लेंगे। मतलब अच्छे वाले बच्चे अपने को नहीं चाहिए, जो जिनको आप लोग अच्छा बच्चा कहते हैं वो अपने को नहीं चाहिए। हमको महानिकम्मे बच्चे चाहिए, महानिकम्मे, जिनको आप कहते हो ये किसी लायक नहीं है। ऐसे 2 बच्चे, उन 2 बच्चों को लेकर के 7000 गांव से 14000 बच्चों का एक शिष्य कुल खड़ा करने की योजना है, जिससे हर गांव को 2 योद्धा मिल सके कम से कम आने वाले टाइम में। क्योंकि कोई भी बदलाव जब होता है, मिनिमम 15 से 20 साल लगते हैं किसी भी बदलाव को आने में। आज देख लीजिए, जब हरियाणा का चुनाव हुआ था, चुनाव का रिजल्ट आया था 8 अक्टूबर को। मैंने 7 अक्टूबर के अपने भाषण में अपनी एक वीडियो में बोला था, यदि हरियाणा को पूरी तरह से बर्बाद करना है और यदि इस इलेक्शन का रिजल्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हाथ में है, तो कंफर्म भाजपा की सरकार बनेगी। वरना पब्लिक सेंटीमेंट कहीं भी भाजपा के साथ नहीं था। उसका कारण है, जब आपका बच्चा 5 साल का होता है तो 15 साल बाद 20 साल का हो जाता है। 15 साल तक अगर उसको नफरत परोसते रहेंगे तो वो बड़ा होकर के खूब नफरती इंसान बनेगा। 15 साल तक अगर उसको विजन देते रहेंगे तो विजनरी इंसान बनेगा। 15 साल तक उसको समाज के लिए तैयार करते रहेंगे तो समाज में बड़े बदलाव की धारणा तय करेगा। 15 साल कम से कम की बात कर रहा हूं। इसलिए उन बच्चों को लेकर के हम शुरू करेंगे कि बड़ा तो नहीं कर पाएंगे, हर गांव को तो बदल नहीं पाएंगे, पर कम से कम 2-2 बच्चों को लेकर के उस गांव को कैसे बदलना है, इसके लिए तो पूरी फौज तैयार कर सकते हैं हम लोग। हो सकता है कि नहीं हो सकता?
पॉसिबल है? बहुत आसान है। हर गांव तक जाना, जस्ट जाना मुश्किल है, लोग तैयार बैठे हैं हर किसी के पास में। और सबसे बड़ी बात उस शिष्य कुल की क्या है? मैंने नाम गुरुकुल नहीं रखा है, इसका नाम शिष्य कुल रखा है, क्योंकि उस स्कूल में, उस विद्यालय में, उस इंस्टीट्यूशन में एक भी काम गुरु के हिसाब से नहीं होगा, सब कुछ बच्चों के हिसाब से होगा, जिसके लिए वो पैदा हुए हैं। वो हमारे पास सब कुछ है ही है। तब तक आपको हमारी स्किल की अगर जरूरत है, हमें आपसे पैसा नहीं चाहिए। मैं ये कुछ बेचने के लिए आपके पास सेमिनार करने नहीं आया हूं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा हाथ जोड़कर, मुझे अपने बच्चे की काउंसलिंग के लिए मत कहिए। मैं ये नहीं करना चाहता पैसा कमा करके कहीं भी। मैंने परमात्मा से प्रॉमिस किया हुआ है, मैं इस विद्या से कभी अपने लिए लग्जरी नहीं खरीदूंगा। इसलिए मेरे पास मेरी मां हमेशा पूछती रहती है, कुछ करा भी है आज तक? मैंने कुछ नहीं करा, बस मैंने ये कमाए हैं, ये हीरे कमाए हैं, बस और कुछ नहीं करा। अपने पास कोई सेविंग नहीं है, अपने पास कुछ नहीं है। मुझे इतना यकीन है कि कल को अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरा बच्चा भूखा नहीं मरेगा, मेरा परिवार अनअटेंडेड नहीं मरेगा, क्योंकि अब मैं हजारों परिवार का एक हिस्सा हूं। अब मेरे पास इतने सारे परिवार हो चुके हैं। इन परिवारों को लेकर के अपने को सिर्फ एक काम करना है कि भाई कुछ लोग, चुनिंदा से लोग अपने समाज के लिए निकलें, जो निकल सकते हैं। कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर कि आपको निकलना पड़ेगा। जिसको समझ में आ गई वो तो सब कुछ छोड़ के निकलेगा। मेरा तो इंस्टीट्यूट था, बताऊं मैं, इंस्टीट्यूट वाले तो करोड़ों रुपए कमाते हैं। मेरे जैसा मास्टर तो जितना पैसा छापना चाहे उतना छाप ले। पर जब मैंने पूनम से बोला था अपने बच्चे के बारे में, मैं कहा पूनम अगर करोड़ों रुपया हो अपने पास, हम तो उस साल प्लान बना रहे थे कि अगले साल ऑडी लेंगे, तेरे को बीटल दिलाऊंगा, इधर 5 करोड़ का मकान लेंगे, ये इतना पैसा आ गया, इसका करेंगे क्या? जिस दिन ये समझ में आया है उस दिन ये समझा कि अगर पास में 500 करोड़ हो और बच्चा डॉक्टर बना बाथरूम में पड़ा हो तो क्या करूंगा उस 500 करोड़ का? है? सोचो ना, क्या करना है? नथिंग, किसी काम का नहीं। नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये कम से कम नहीं चाहिए। हमको अपने बच्चे के लिए कुछ करना है। और मेरा बच्चा अभी तक बचा हुआ है, सिर्फ उसका एक ही कारण है, क्योंकि मैं कभी उसको समझाता ही नहीं हूं, कभी नहीं समझाता। हम एक तरह से उस जीवन को जी रहे हैं जो हम बोल रहे हैं, तो कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती। बच्चों को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं पड़ती। इतने इंटेलिजेंट होते हैं बच्चे, उनको यह पता है मां से कब मांगना है, क्या मांगना है, कितना मांगना है, बाप से कब मांगना है, रोना है तो कितनी जोर से रोना है, चिल्लाना है तो कितनी जोर से चिल्लाना है कि बात पूरी हो जाए। उनको इतना पता है, सब कुछ पता है उनको। दे नो एवरीथिंग, दे ऑब्जर्व एवरीथिंग। छोटा बच्चा समझ के ना कोई आंख दिखाना रहे, है ना एक गाना, ऐसा मत करिए। आज भाई ये दान पेटी वाले बोल रहे हैं अभी बात पूरी करता हूं, दान भी देंगे। आज खाना खाए बिना कौन रहता है? अभी रहता है कोई खाना खाए बिना? भूख लगी है क्या? भूख तो अपन यहां मार देते हैं सबकी भूख तो नहीं लगेगी, बट फिर भी खाना अभी बचा है तो जाते हुए एक तो खा करके जाइएगा, जिसको भी जाना है। अभी जा नहीं रहे हैं, अभी बहुत टाइम है, कहीं किसी को जाने की जल्दी पड़ी है। और जब यहां से निकलेंगे, आज उसकी बात बाद में करेंगे। हाँ, ये भी बात बाद में ही करेंगे यार। जुड़ने के लिए, हाँ, सबसे बड़ी बात ये रह गई भाई, जैसे जितने लोग आप यहां बैठे हैं, जितने भी लोग बैठे हैं, आप में से कितने लोग हमसे डायरेक्ट जुड़े हुए हैं अपनी टीम के साथ? ये डायरेक्ट हैं। और कौन है जो जुड़ना चाहता है, परमानेंट जुड़ना चाहता है, रेगुलर? चलिए हाथ नीचे कीजिए। देखिए हम लोग क्या है, एक नंबर है, इधर इन्होंने नहीं लिखा, गलती करी, पर नंबर बड़ा आसान सा है, वो आप डायल कर दो अभी के अभी, अभी के अभी कर ही लो, निकाल करके पॉकेट से, क्योंकि सिर्फ डायल करने से ही आपके पास सब कुछ आ जाएगा। हमारे साथ कनेक्ट होने का तरीका, जब आप उस नंबर को डायल करोगे तो एक दूसरे नंबर से आपके पास मैसेज आएगा व्हाट्सएप पे, किसी और नंबर से, और जब वो मैसेज आएगा तो उसमें ऑप्शन दिया होगा कि आपको हमसे जुड़ना है, जीएसएम से अगर आपको जुड़ना है तो इस फॉर्म को भर दीजिए।
तो आपका जिला जो भी है, आप उस जिले के साथ में अपने आप ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाओगे। तब हम आपको बता देंगे आपके जिले के ये साथी हैं, आपका स्टेट ये है, आपका गांव ये है, तो आपके पास में पूरा ऑप्शन, फिर हम इसको सेग्रीगेट कर लेंगे और एक एक व्यक्ति को आप में से हम कोशिश करेंगे कॉल करने की। तो हमको कॉलिंग टीम भी चाहिएगी सब सारे काम के लिए। कॉल करके हम इस अगले स्टेप पे बढ़ेंगे और एक कॉल देंगे हम जिसमें हमको ये 200 लोग चाहिएंगे, जो मिनिमम 200 हैं। तो आप में से जो लोग आना चाहेंगे उस प्रोसेस में, वो एक दिन का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखेंगे हम लोग सिर्फ उनके लिए, जो जाकर अपने गांव, कोई भी जिम्मेदारी ले लो, कोई 2 गांव की ले लो, कोई 5 की ले लो, कोई 10 की ले लो, कोई 1 की ले लो, कोई अपने पड़ोस की ले लो, कोई टाउनशिप की ले लो। जिम्मेदारी क्या है? आपको केवल बातचीत करके उस दिन का काम करना है, बस, ज्यादा कुछ नहीं करना। हम आपसे पूरा दिन ऐसा नहीं कुछ करवाने वाले हैं कि आपको बहुत ज्यादा परेशान होना है। बड़ा सिस्टमैटिक आप आओगे उस दिन, आपको मालूम पड़ जाएगा कि उसमें भर देना आप जहां से हैं, फिर हम आपसे संपर्क कर लेंगे। नंबर है 95 यानी 95 1817 यानी 1817 1817। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, 9518170000। इस नंबर पर आपको मिस कॉल करनी है। अभी कॉल कर देंगे तो मिस कॉल में चली जाएगी, कंप्यूटर बोलना चालू कर देगा, साथ के साथ आपके पास मैसेज भी आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये पहला काम हो गया। लाउड स्पीकर ऑन मत करिए, लाउड स्पीकर बंद रखिए, अपने आप कॉल चालू हो गई तो समझो आप जुड़ गए हैं परमानेंट। आपका नंबर हमारे पास आ गया है और आपको अब आपके पास जो मैसेज आया करेंगे, हर मैसेज का पैसा देना है, क्योंकि वो जो पेड सर्विस है ये, तो हर जिन लोगों को मैसेज भेजते हैं उसका पैसा लेते हैं वो कंपनी वाले। और इधर दान पेटी रखी हुई है, इसमें कैश भी फेंक सकते हैं, इसमें ये बार कोड भी लगा है, वो भी जाते हुए, अभी नहीं, ठीक है, क्योंकि ये सारी व्यवस्था जो है आशीष भाई ने अपनी जेब से करी है। फिलहाल मैं बताऊं, मेरे पास पैसे होते नहीं है। मैंने इनको आइडिया दिया कि जितने लोग आज तक कमाए हैं इनको बुला लें क्या। इन्होंने बोला जी ठीक है। इन्होंने अपनी टीम से उधार मांगे हैं, किसी से उन्होंने वो कौन सा विकास कह रहा था मैं बढ़िया से ले आऊंगा जी, 3-3.5 लाख रुपए वो उन पर ले आया। ऐसे करके इसके 8-10 लाख रुपए जो खर्चा हुआ है वो सब इन्होंने किया है, अपने पास कुछ नहीं है। तो अगर जो मान लो आप लोग सारे के सारे यहां अपना अपना सहयोग अगर देते हैं तो मुझे लगता है कि हमारा खर्चा पूरा हो जाएगा। नहीं भी देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। किसी भाई को अगर जाने में दिक्कत है और उसके पास किराया नहीं है तो इधर पड़े होंगे, इधर से ले जाना, मतलब ऐसी टेंशन नहीं लेनी है कि दे के जाना है खाली, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन इस पूरी की पूरी यात्रा में हमारे साथ बीता। वो रेवोल्यूशन है हमारे बीच में, उस रेवोल्यूशन को शुरू करने वाले और इस पूरी मुहिम को रंग देने वाले शख्स बैठे हैं जिन्होंने अपने जीवन के 15-20 साल लगाए एक रिसर्च पर, यह ढूंढने में कि जिस चीज के लिए हमने अपने बच्चों को भगाया हुआ है, जिस चीज के लिए हमने इसको दौड़ाया हुआ है, वो चीज जिसको हम रुपया कहते हैं, वो क्या है, उसका क्या रोल है हमारी जिंदगी में। और आपको जान करके हैरानी होगी कि जब फाइंडिंग्स आई, जब उसके नतीजे निकले, तो आपको पता चला कि आप अपने बच्चों को छोड़कर जो काम करते हो सुबह से लेकर रात तक, वो कुछ भी नहीं है, पैसा भी नहीं है। अब वो है कि नहीं है, वो कैसे है, मैं कह रहा हूं ये पैसा नहीं है, नकली है, वो सारी बातें हम बाद में बताते रहेंगे। लेकिन उसकी प्रूफ के तौर पर, उसके सबूत के तौर पर, अपने 15-20 साल की रिसर्च के आधार पर उन्होंने अपनी एक किताब लिखी है, रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन। और वो किताब गेट पर अवेलेबल है, जिस जो भी भाई जाते समय लेना चाहेगा वो लेगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा अपनी बात पूरी करूं, उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा